तो मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि हम वीकली करंट अफेयर्स के जुलाई के वीक 1 के करंट अफेयर्स पर पहुंच चुके हैं। टोटल जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो आपके लिए 1 से लेकर 8 जुलाई तक का है उसको पार्ट 1 यानी कि वीक 1 वाली कैटेगरी में हमने कवर किया है। फर्दर 3 पार्ट्स और हमारे आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग जून पे पहुंच चुके हैं। जून पे पहुंचने का मतलब है कि जून के फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर्स की क्विजेस हैं, डेली क्विजेस आपकी चल रही हैं। अगर आपको CDS, CAPF, NDA, एफकेट जो भी एग्जाम UPSC है उसके आसपास वाले हैं, इनकी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो डेली करंट अफेयर्स की क्विजेस के लिए वहां जुड़ जाइए। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। वहां पे प्रैक्टिस आपकी एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। देखो, करंट अफेयर को हम लोग याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब हम डेली या वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, है ना। वीकली मंथली जो भी कर रहे हो बहुत सारे हो जाते हैं। CDS जैसे एग्जाम के लिए, NDA के लिए, CAPF के लिए तो खैर 12 महीने से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स तो हमें करने ही होते हैं। अगर आप इनको याद करने बैठोगे तो भाई बहुत बहुत कम्बरसम हो जाएगा। तो याद करने का सबसे बेटर तरीका है कि आप डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करो। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करो, है ना। तो वो क्वेश्चन फिलहाल तो हम लोग क्विज़िस के थ्रू करवा रहे हैं। कुछ टाइम बाद इसके जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो भी आने लगेंगे। तो अभी आप लोग क्विज़िस की जाके प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि भाई CDS का ऑनगोइंग बैच चल रहा है हमारा, अक्टूबर में ही स्टार्ट हो चुका है। इसमें एनरोल कर सकते हो। और अपकमिंग NDA 1 2025 का अल्फा बैच जो है, जो नवंबर 18 से स्टार्ट होगा 5 महीनों के लिए, इसकी डिटेल्स भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बाकी जो नंबर दे रखा है वहां पे रीच आउट करो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते, ठीक है। चलो भाई, अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के साथ। पहला करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसके बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आ जाता है कि 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो 1 जुलाई से इफेक्टिव हो चुके हैं, है ना। जो न्यू आपकी नए तीनों क्रिमिनल लॉज जो है इनको पार्लियामेंट ने 2023 में पास किया था, ठीक है। सेक्शन 1062 जो भारतीय न्याय संहिता की आती है ना, BNS की हमारा एक सेक्शन आता है। इस सेक्शन को कहा जाता है 1062, जो कि आपका हिट एंड रन केसेस पे जुड़ा हुआ है। ये होल्ड पे डाल दिया गया है क्योंकि काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे, है ना। काफी सारे प्रोटेस्ट, आपको पता है भाई, जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, तो उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। अब इनकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस में कुछ हमारी चीजें आ जाती है। जैसे इसमें पहला पॉइंट आता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस का। क्या कहता है भाई ये वाला पॉइंट हमारा? इसका सीधा सा मतलब है कि भाई कैद की जगह कम्युनिटी सर्विस पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है मॉडर्नाइजिंग द जस्टिस सिस्टम, है ना। जैसे कि भाई हमारा जो IPC 1860 हुआ करता था वो आउटडेटेड था भाई, बहुत पुराना था, कॉलोनियल टाइम को रिफ्लेक्ट करता था। करंट नॉर्म्स जो भाई हमारे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता था, तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी कि सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अभी के जो करंट लॉज हैं उनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जो भी आपकी पार्टीज इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व रहती हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाया जा सके, ठीक है। इनके कुछ मेजर पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे भारतीय और न्याय संहिता BNS की, इसने इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है। मेजर पॉइंट्स आ जाते हैं कि कम्युनिटी सर्विस बंदों को करनी पड़ेगी छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि अटेम्प्टेड सुसाइड, पब्लिक सर्वेंट्स की ड्यूटीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना वगैरह वगैरह, ठीक है। सेक्सुअल एक्ट्स जो वुमेन के लिए होंगे उनको सेक्शन 18 में रखा गया है। उनको रेप के अंडर में क्लासिफाई किया जाएगा, चाहे कंसेंट दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। टेररिस्ट एक्ट इज डिफाइंड एज सेपरेट ऑफेंस, इसको टोटली सेपरेट ऑफेंस में डाल दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है, इसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 को रिप्लेस किया है। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है, आपका मेजर पॉइंट आ जाता है डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, यानी कि जो भी अक्यूज्ड है जिनको डिटेन किया गया है फॉर हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस, उनको बॉन्ड पे रिलीज किया जा सकता है, एक्सेप्ट जिनको डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड दिया गया है, या फिर आजीवन कारावास दिया गया है, या फिर जिनके ऊपर मल्टीपल पेंडिंग चार्जेस, ठीक है। मतलब बाकी जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है उनको रिलीज कर दिया जाता है बॉन्ड पे।
सिग्नेचर्स एंड फिंगर इम्प्रेशंस, मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के होंगे वो किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को ये बोल सकते हैं कि भाई आपको अपने हस्ताक्षर या फिर अपने फिंगर इम्प्रेशंस या हैंडराइटिंग या वॉइस सैंपल्स पुलिस के सामने दर्ज कराने हैं। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करेंगे। इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इसमें बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को इक्वल लीगल स्टेटस दिया जाएगा पेपर डॉक्यूमेंट्स के बराबर का। ओरल एविडेंसेस में सारे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक बस भी आ जाते हैं, परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट्स फ्रॉम द विटनेसेस रिगार्डिंग मैटर्स अंडर इंक्वायरी। ये कुछ हमारी मेजर चीजें आ जाती है, बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें और भी बहुत सारी आती है, उनको हम टाइम टू टाइम कवर करते जाएंगे। बस आप करंट अफेयर्स देखते रहें। दूसरा आता है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1.5 बिलियन लोन टू एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन एनर्जी पुश। ये जो है ये सेकंड राउंड की फंडिंग है। ठीक है, 2 ऑपरेशन आपके जो कंडक्ट किए गए हैं, पहला जो ऑपरेशन है वो जून 2023 में कंडक्ट किया गया। ठीक है, ये किसके अंडर में आ जाते हैं? ये पूरा प्रोग्राम आ जाता है लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के अंडर में आ जाता है। ठीक है, इनका सीधा सा काम है कि भाई लो कार्बन एनर्जी को इंडिया में डेवलप करना है, उसमें तेजी लानी है, उसको एक्सेलरेट करना है। इस ऑपरेशन के अंदर 3 पिलर्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ताकि पॉलिसीज और रेगुलेशंस को मजबूत किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन के सपोर्ट में। दूसरा आ जाता है स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के पेनिट्रेशन को इंडिया में बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है इस कॉस्ट को कम किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड का इंटीग्रेशन बढ़ाया जा सके। फिर इसमें एक और चीज डाली गई है कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो फैसिलिटीज आपकी जोड़नी है। क्लाइमेट फाइनेंस वाली फैसिलिटीज कौन सी होती हैं? क्लाइमेट फाइनेंस वाली फैसिलिटीज आपकी वो होती है जिनमें लो कार्बन एनर्जी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि इंडिया के कार्बन मार्केट को लॉन्च किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किए जा सकें। फिर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs की, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। तो भाई हमारी जो मिनिस्ट्री है ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, उन्होंने SDGNIF को लॉन्च किया है इन कंसल्टेशन विद डिफरेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स वही इसमें इन्वॉल्व है ना। ये एनुअल रिपोर्ट क्या करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड उनकी मॉनिटरिंग का काम करती है, उनके प्रोग्रेस को देखती है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब इसमें हमारा 2030 का एजेंडा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसमें 17 सस्टेनेबल गोल्स आ जाते हैं। ठीक है, और 169 एसोसिएटेड टारगेट्स भी आ जाते हैं। अब जैसे कि भाई इसमें हमारा नो पॉवर्टी वाला आ जाता है। ठीक है, तो नेशनल इंडिकेटर के तौर पे प्रोपोर्शन ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो सारे के सारे पॉवर्टी में यानी कि गरीबी स्तर में जी रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं? ये चेंजेस आप देखिए 24 से लेकर 14% तक डिक्लाइन हो चुका है। नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको बैंक क्रेडिट लिंकेज दिया है तो वो 18% से आपका घट के 14.9% जो हो चुका है। ठीक है, जीरो हंगर ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर पर वर्कर 61 से 87 हो गया है ना। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये हमारे कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इनके परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीमेंट आप आराम से देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते। ठीक है, अच्छा इसमें एक तो पॉइंट मतलब कि हाँ, इसमें जैसे कि हम बात करें अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट हमारा आ जाता है हेल्थ का, हेल्थ एंड वेल बीइंग का। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना इसको बेसिकली, यानी कि इसके अंडर में क्या रहता है? इसके अंडर में रहता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये आपका पर लैख 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी डेथ हुआ करती थी? ये डेथ 130 हुआ करती थी। ठीक है, ये आपका था 2014 और 2016 में। इससे ये रिड्यूस होके 97 पहुंच चुकी है आपकी 2018, 2020 में, यानी कि काफी ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु की दर जो है वो पहले आपके 1000 में से 43 बच्चे मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी 2015 में, जो कि अब पहुंच चुकी है 32 इन 2020। ठीक है, ये हमारा गोल 4 में आ जाता है। सिमिलरली हमारा गोल ये गोल 3 में आ जाता है।
गोल 4 में जो है हमारा वो आ जाता है क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें क्या भाई डेवलपमेंट आए हैं कि ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है ना हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, वो 48 से बढ़ के आपका 57 पहुंच चुका है 2022 के हिसाब से। ठीक है, ये भाई इंफॉर्मेशन इसकी है। फर्दर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MoEFCCC अप्रूव्ड फंड्स फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। अब देखो इसमें ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है ना, ये 2016 से चलता आ रहा है ना। क्यों चलता आ रहा है? ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जो लेसर फ्लोरिकैन है, ये जो बर्ड स्पीसीज हैं, इनकी लॉन्ग टर्म रिकवरी की जा सके। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। और इसका जो नेक्स्ट फेज है वो 2024 से लेके 2033 तक, यानी कि तकरीबन 10 सालों तक चलेगा। इसमें हैबिटेट डेवलपमेंट किया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स को भाई आपका रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों स्पीसीज की बात करें जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये दोनों की दोनों जो स्पीसीज है ना, ये बस्टर्ड्स की स्पीसीज में आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा भाई हमारी दो और आ जाती है, एक आती है बंगाल फ्लोरिकैन, ठीक है, और एक आ जाती है होबारा बस्टर्ड। अगर हम इनकी बात करेंगे, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, शेड्यूल 1 और 4 में आ जाता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 1 आ जाता है साइट्स का, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर इसको डाला गया है। बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेल्स इंक्यूबेशन और यंग की केयर में कोई रोल नहीं प्ले करते। ग्रासलैंड में ये पाई जाती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नेटिव है, एंडेमिक है, ओमनीवोरस होती है और अपॉर्चुनिटी ईटर्स होते हैं, जहां इनको खाने को मिल जाए। खासकर राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे, कुछ कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी। लेसर फ्लोरिकन की बात करें, शेड्यूल 1 में आ जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बिहेवियर की बात करें, ये भी ग्रासलैंड स्पीसीज है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती है। मेल फ्लोरिकेंस थोड़े छोटे होते हैं, लाइटर होते हैं फीमेल काउंटर पार्ट्स के रिलेशन में, ओमनीवोरस होते हैं और ये एरियल कोर्टशिप डिस्प्ले यानी कि हवा में कलाबाजियां वगैरह दिखाते हैं। हैबिटेट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मार्जिनल फार्मर्स रिपोर्ट बाय फीड। इस रिपोर्ट को फीड के द्वारा रिलीज किया गया। फीड का मतलब आ जाता है फोरम, हाँ, फोरम फॉर एंटरप्राइज, सॉरी, फोरम ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो फोरम है ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए बनाया गया है, उनके लिए डेडिकेटेड है, स्टडीज वगैरह करने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए। अब इस रिपोर्ट के अंदर में क्या बातें आ जाती है, तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात आ जाती है कि भाई वनरेबिलिटी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, है ना। 1/3 जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना करना पड़ता है, तकरीबन 5 सालों में 2 बार। ठीक है, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हो चुकी है कम, रिडक्शन हो चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एनुअल एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 15 से लेके 18% तक कम हो जाएगी। ठीक है, 15 से लेके 18% तक, और दूसरी रेंज आ जाती है 20 से लेके 25% तक अनइरिगेटेड एरियाज में। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017 और 18 का कहना है। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो 86% जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन पैटर्न्स को बदल दिया है क्लाइमेट इम्पैक्ट्स की वजह से। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड में वो टेम्परली कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, मनरेगा जो होता रहता है आपका जो स्कीम है उसके अंडर में वर्क वगैरह भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, CRA प्रैक्टिसेस में हर्डल्स भी आ जाती हैं, यानी कि अपफ्रंट कॉस्ट जो आपकी बढ़ जाती है, लिमिटेड नॉलेज आ जाती है ऑप्शंस के लिए, स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे जो खेत हैं, फिजिकल रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये कुछ मेजर हर्डल्स आ जाते हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने से इनको रोकते हैं। ठीक है, अगर हम फार्मर्स की कैटेगरी की बात करते हैं जो कि लैंड होल्डिंग पे बेस्ड है, यानी कि उनके पास कितने बड़े खेत हैं, इस बेसिस पर सबसे पहले मार्जिनल आ जाते हैं, यानी कि इनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन रहती है। उसके बाद में स्मॉल आ जाते हैं, यानी कि 1 से लेके 2 हेक्टेयर के बीच में। सेमी मीडियम आ जाते हैं जिनके पास 2 से लेके 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है। मीडियम आ जाते हैं 4 से 10, और लार्ज आ जाते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन रहती।
फिर आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसेंशियल टू इंडियाज डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है इसके अंदर ये बोला जाता है कि बंदों को यानी कि सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करना है ना, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ किताबों में ही नहीं रह जाए बल्कि वो इन एक्चुअल लाइफ इन स्पिरिट भी फॉलो की जा रही है। यानी कि जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है भाई हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का हमें संरक्षण करना है, उनके प्रति कमिटमेंट देना है, जैसे कि सोवरेनिटी, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, उसके बियॉन्ड भी हमें जाना। ठीक है। एक बंदा था जो ब्रिटिश हिस्टोरियन था, इसका नाम था जॉर्ज ग्रॉथ। उसने सबसे पहले इस टर्म को डिनोट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि भाई फ्रीडम यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता है और रिस्ट्रेंट यानी कि जो लगाम लगाई जाती है स्वतंत्रता पे, दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस मेंटेन किया जाना चाहिए। जहाँ पर सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को ओबे तो कर रहे हैं लेकिन उनको क्रिटिसाइज करने की फ्रीडम भी उनके पास आ जाती है। अब इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग हो सके। ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, इसको आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसको सरकारों को एफर्ट्स करके उनके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस जो रहता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। ठीक है। बिटवीन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके बीच में एक जुड़ाव देखा जा सकता है। ठीक है। तो कई बार एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन भी कर सकता है, उसके ऊपर खुद को सुपर ओवर पावर भी कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म चेंज नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म भी चेंज नहीं होता है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ठीक है। तो फिर इसमें उन्होंने ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए गए हैं अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ स्टेट पावर, स्टेट के जबरदस्ती ना करे आपके साथ। फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं भाई, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नेशंस के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर वाला फिनोमेना भी यहाँ पे दिया गया है कि जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेचर का किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट भी रहती है एग्जीक्यूटिव की। ठीक है। अब भाई इससे रिलेटेड कुछ हमारे केसेस भी आ जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ जाते हैं। जैसे एक आता है कृष्णा मूर्ति केस। ठीक है। कृष्णा मूर्ति केस 2015 का आ जाता है। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। उसके बाद आ जाता है जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी केस। ये केस भी भाई बहुत ज्यादा फेमस है, सीडीएस में और सीएपीएफ वगैरह में पूछा जा चुका है। 2018 का केस है। कोर्ट ने अपनी बात को दोहराया और बोला कि भाई ये उसकी ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना, है ना, बाय नलिफाइंग एनी लॉ, किसी भी ऐसे लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करता हो, कॉन्ट्रावीन करता हो। उसके बाद आ जाता है नवतेज सिंह जौहर केस। ये जो केस है ये 2018 का ये भी है। इसमें सेक्शन 377 जो आईपीसी की है, जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड थी, उसको हटा दिया गया और कोर्ट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सोसाइटल मोरालिटी के ऊपर प्रिवेल करेगी। अगर आपको टू मच इन्फॉर्मेशन लग रही हो तो एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडी जैसे एग्जाम को भूल जा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर एनडीए फिर भी हो सकता है, करंट अफेयर्स कम पूछे जाते हैं, लेकिन सीडीएस को और सीएपीएफ को भूल जाना क्योंकि इस तरह के करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। मैं चीज़ों को आसान नहीं बनाऊंगा आपके लिए कि भाई हाँ यार वन लाइनर्स दे दूंगा, नहीं, वन लाइनर्स वाला खेल ही नहीं है यहाँ पे। अगर जिसने भी यूपीएससी के करंट अफेयर्स किए हैं तो उसको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी में जो मेजोरिटी करंट अफेयर्स है वो किस तरीके से पूछे जाते। दूसरी खबर आ जाती है संथाल रेबेलियन के बारे में कि भाई 169th एनिवर्सरी संथाल रेबेलियन की मनाई गई, है ना। यानी कि कौन सा दिन आ जाता है, जून 30 भाई हमारा वो दिन आ जाता है जिसको हूल दिवस के नाम पर मनाया जाता है हर साल इस क्रांति के को कमेमोरेट करने के लिए। ये क्रांति का टाइम था 1855 से लेके 1856 तक, यानी कि गदर क्रांति से पहले, है ना। इसके लीडर्स थे सिद्धू
कान्हो, चांद, भैरव, और उसके साथ साथ दो बहनें भी थी, फूलो और जानो। इसका जो एरिया है वो आ जाता है राजमहल हिल्स। ठीक है। कॉस्ट क्या था भाई? एक्सप्लोटेशन हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था संथालों का ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज के द्वारा और जो साहूकार थे मनी लेंडर्स के द्वारा। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने इसको क्या कहा है? कार्ल मार्क्स ने इसको इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज मास रेवोल्यूशन कहा है अपनी बुक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 का जो है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेलियन के बाद में लागू किया और टेरिटरीज को संथाल परगना नाम से बोला गया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। ये इलीगल हो गया था संथाल के लिए कि अपने लैंड को वो किसी नॉन संथाल को ट्रांसफर कर सके, क्योंकि पहले उनको इसी तरीके से इनकी जमीनें हत्याई जा रही। फिर बात करेंगे एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की। तो ईपीएस स्कीम जो है इसको अमेंड कर दिया गया है ताकि प्रोपोर्शनेट विड्रॉल बेनिफिट्स मेंबर्स को दिए जा सके जिन्होंने लेस देन 6 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस दी हो, 6 महीने से ज्यादा की सर्विस ना दी हो। तो भाई अगर 6 महीने की सर्विस आपने दे दी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस दे दी है, वो मैंडेटोरी थी पहले ऐसे विड्रॉल बेनिफिट के लिए। पैसा निकालना है तो 6 महीने की प्लस आपको सर्विस होनी चाहिए, उसके कम में आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप निकाल सकते। ठीक है। तो अगर हम ईपीएस 1995 की बात करें तो फिर भाई ये नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ईपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम आ जाती है। एम्प्लॉयज पेंशन फंड जो है वो आपका कैसे बनता है? एम्प्लॉयज पेंशन फंड ईपीएफ जो आपका है ये आपका बनता है एम्प्लॉयर का 8.33% की जो वेजेस का जो 8.33% होता है उसका कंट्रीब्यूशन इतना रहता है एम्प्लॉयर्स का, है ना। और सेंट्रल बजट जो रहता है उसमें 1.116% का वेजेस के लिए आपका इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है। तकरीबन पर मंथ में 15,000 तक का आ जाता है इसमें। विड्रॉल बेनिफिट की बात की जाए तो ईपीएस मेंबर जो स्कीम छोड़ रहे हैं 10 साल से पहले, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस से पहले, विड्रॉल बेनिफिट जो है उनको भी कई बार दिए जाते हैं। मिनिमम सुपर एनुएशन पेंशन जो है इसमें 1,000 रुपीज आ जाती है। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करेंगे तो इंडिया ने एंटी डंपिंग प्रोब को स्टार्ट कर दिया है कि भाई जो ग्लास फाइबर्स चाइना से आ रहे हैं, है ना, थाईलैंड से आ रहे हैं, बहरीन से आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में डंपिंग कब होता है भाई? डंपिंग तब होता है जब किसी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है एक कंट्री के द्वारा। भाई जैसे कि चाइना है, चाइना क्या कर रहा है? अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि भेज रहा है दूसरी कंट्री में, है ना। और किस बेसिस पे भेज रहा है? कि भाई यहाँ पे जो प्राइसेस आपकी एक्चुअल प्राइसेस हैं उनसे वो लोअर प्राइसेस पे इंडिया में भेज रहा है ताकि यहाँ के मार्केट को कैप्चर किया जा सके, है ना। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जिसका डिस्टॉर्टिव इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। पर्पस सिंपल सा है कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है बाहरी चीप इंपोर्ट से। ठीक है। एंटी डंपिंग मेजर्स जो है इनको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे डेवलप किया गया था फोर्स ऑफ फेयर कंपटीशन के तौर पे, ताकि WTO जो है उन्होंने एंटी डंपिंग एग्रीमेंट बनाया, भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इस तरह का बिहेवियर ना कर। फिर एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आ जाती है कि भाई 5 इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो उनकी मृत्यु हो गई जब उनका जो टैंक है वो श्योक रिवर में एक एक्सरसाइज के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान जो है फंस गया था और वो उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। ठीक है। अगर हम श्योक रिवर की बात करते हैं तो श्योक रिवर इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। इसका ऑरिजिनेशन कहाँ से होता है? इसका ऑरिजिनेशन होता है रीमो ग्लेशियर से, और इसको नुब्रा रिवर जो है वो नॉर्थ से ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद ये टोटल श्योक रिवर के तौर पे आगे फ्लो करती है। ठीक है। श्योक और नुब्रा जो है ये दोनों के दोनों नुब्रा वैली में फ्लो करती है। ये नदन कराकोरम माउंटेन रेंजेस जो है वहां पर फ्लो करती है। यहाँ की जो प्लेपर डिपॉजिट्स हैं, यानी कि यहाँ के जो आसपास के डिपॉजिट्स हैं उसमें गोल्ड भी मिलता है। ठीक है। श्योक विलेज जो भाई यहाँ पर आ जाता है वो लास्ट इंडियन विलेज आ जाता है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो है, जो मिलिट्री बेस है इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ, वहां के लिए। अब आगे बात करेंगे अगर लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम्स यानी कि LRIs की, तो इंडियंस ने तकरीबन 17 बिलियन जो है डॉलर जो है 2023-2024 में ओवरसीज ट्रेवल्स के लिए निकाले, यानी कि यूज किए। ठीक है। किसके अंडर में? RBI LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम के अंडर। ठीक है।
इसको 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका बेनिफिट क्या आ जाता है, सारे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिसमें माइनर्स भी आ जाते हैं उनको फ्रीली आपका $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रेमिट करने का अलाउ रहता है। और एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं भाई रेमिटेंसेस की फ्रीक्वेंसी पे कि भाई कितना पैसा जो है आपका वो भेजा जाना है। रेमिटेंसेस तो आप सबको पता ही है। ये स्कीम कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फंड्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और ट्रस्ट वगैरह के लिए नहीं रहती है, यानी कि लोग बाहर से यहाँ पैसा आराम से भेज सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज। फिर हम गांधी सरोवर की बात करेंगे तो भाई गांधी सरोवर पे देखा गया एक बहुत ही मैसिव एवलांच। ठीक है, ये जो एवलांच है, ये जो एरिया है, इस एरिया को चोराबारी ताल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केदारनाथ मंदिर के पास ही सिचुएटेड है। ठीक है, उत्तराखंड में। इसको ओरिजिनली पहले कांति सरोवर के नाम से जाना जाता था। फिर किसी को क्रांतिकारी आइडिया आया कि भाई गांधी जी के नाम पे तो जगह का नाम नहीं है, तो इस जगह का नाम जो है वो गांधी जी के नाम पे रख देना चाहिए, क्योंकि भाई वैसे भी देश में बहुत कमी है जगहों की जिनका नाम गांधी जी पे नहीं रखा गया। ठीक है, तो हर जगह को गांधी में कर देना चाहिए। तो ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है भाई, ये ऑरिजिनेट होता है चोराबारी बमक ग्लेशियर से। ये यहाँ से ऑरिजिनेट होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर योग की जो आपकी शिक्षा है वो सप्तऋषियों को दी थी। केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये 4 धाम सर्किट का भी एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, इस उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये जो है ये बाकी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस की 1893 टू 1972। स्टैटिस्टिक्स डे जो है हमारा जून 29 को मनाया जाता है। ठीक है, उसी दौरान भाई हमारी MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उन्होंने ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, वैसे इनके बारे में जो है मैं पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स में, प्लेलिस्ट पे आप लोग देख लेना। तो उन्होंने ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया ताकि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट और ईज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कंट्री में फैलाया जा सके। स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है PC महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेशनल सैंपल सर्वे की 1950 में उन्होंने स्थापना की थी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO की भी स्थापना की थी। इसके साथ साथ इंडिया के सेकेंड 5 ईयर जो प्लान है उसको भी उन्होंने पैकिंग दी थी 1956 से लेकर 61 तक, है ना। इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है, जो कि पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस जिसका था। ठीक है, और इन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस भी दिया जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर आ जाता है। इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। महालनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ डेवलपिंग कंट्री और अ डेवलपिंग रीजन। और इसको पूरा सपोर्ट जो है वो हमारा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। फिर हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव DII कंप्लीट्स 9 इयर्स। तो भाई इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। DII जो इनिशिएटिव है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ताकि इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा सके, ट्रांसफॉर्म किया जा सके, है ना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम आ जाती है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो आ जाते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट के, स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के। की फोकस एरिया भाई यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर की फोकस एरिया में सबसे पहली बात आ जाती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो एक यूटिलिटी के तौर पे हर किसी सिटीजन को प्रोवाइड कराना है। गवर्नेंस और सर्विसेज ऑन डिमांड पे बंदों को अवेलेबल करानी है। डिजिटल एम्पावरमेंट कराना है सिटीजन्स का, यानी कि अगर ठेले वाले के पास भी UPI है, वो भी ऑनलाइन बैंकिंग कर पा रहा है, तो फिर वो एक डिजिटल एम्पावरमेंट है, उनको एम्पावर किया गया डिजिटली, है ना। 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ एरियाज इसमें आ जाते हैं भाई हमारे, जैसे कि भाई पहला आ जाता है ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फंड्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि DT वो आ जाता है। ठीक है, एक मेन कोऑर्डिनेशन एजेंसी है बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के साथ में, और मॉनिटरिंग कमेटी आ जाती है जिसको PM हेड करते हैं। ठीक है,
इसके अंदर में भाई हमारी उमंग लॉन्च की गई है। उमंग क्या है? उमंग है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, डिजी लॉकर वगैरह इसी के अंडर में लॉन्च किए गए। फिर बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जॉइंस प्रोजेक्ट नेक्सस टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। नेक्सस क्या है? नेक्सस एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिससे इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रिटेल पेमेंट्स किया जा सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टेंट को इंटरलिंक करने के बाद। इसी में एक पॉइंट आ जाता है यानी कि आईपीएस का, या फिर जिसको हम पेमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। आईपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जिसमें इंटर बैंक फंड के ट्रांसफर किए जाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक, ठीक है। कंफर्मेशन भेजी जाती है पेमेंट की, रिसीवर को, ऑरिजिनेटर को विद इन अ मिनट और लेस, ठीक है। जैसे भाई हमारा यूपीआई आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ गया। प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करें तो इसको कंसेप्शुलाइज किया गया था इनोवेशन हब ऑफ द बैंक और इंटरनेशनल क्या बोलते हैं सेटलमेंट्स, यानी कि बीआईएस के द्वारा। बीआईएस को एस्टेब्लिश किया गया था 1930 में, है ना। इसका हेड ऑफिस आ जाता है बेसेल स्विट्जरलैंड में, और इसको ओन किया जाता है 63 बैंक्स के द्वारा जिसमें आरबीआई भी शामिल। ये 4 आसियान कंट्रीज के जो पेमेंट सिस्टम्स है उनको इंटीग्रेट करेगा, कनेक्ट करेगा। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, और उसके साथ में इंडिया आ जाती है जो 5वीं आपकी कंट्री आ जाती है जो आसियान में नहीं है ना। और ये आपका 2026 तक लाइव आ जाएगा। तो नेक्सस जो है उससे आईपीएस जो है आपके पेमेंट सिस्टम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी टू एक्वायर लाइफाई टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। एमओडी ने क्या किया है, एक स्टार्टअप को फंड किया है जो कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडीएक्स के अंडर में आ जाता है, ताकि लाइफाई टेक्नोलॉजी को सिक्योर किया जा सके इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। खासकर ये नेवी के लिए डिजाइन किया जा रहा है ना। आईडीएक्स क्या करता है? आईडीएक्स इनोवेशन पे काम करता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करता है, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से डील करते हैं। इनको मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अगर हम लाइफाई की बात करें तो लाइफाई को बोला जाता है लाइट फिडिलिटी। लाइट फिडिलिटी टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये एक बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है। बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट को यूज करती है 400 से लेके 800 टेरा हर्ट्ज तक, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। वाईफाई से अलग, वाईफाई क्या करता है? रेडियो वेव्स को यूज करता है ना। और इसके साथ साथ जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड की हेल्प से। एप्लीकेशंस इनकी एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल्स लाइक ऑपरेशन थिएटर्स में, पावर प्लांट्स वगैरह में आ जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर देता है। फिर हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन रिलीज बाय सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। क्या है भाई ये स्टील स्लैग? क्या है ये? एक सॉलिड वेस्ट होता है जो कि स्टील मेकिंग के दौरान जनरेट होता है। इसके अंदर ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। किस किस के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं? कैल्शियम के, आयरन के, ठीक है, सिलिकॉन के, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह के। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? इसका एप्लीकेशन होता है रोड बेस्ड फोर्स मटेरियल के तौर पे, है ना। इसको स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ब्लेंडिंग मटेरियल के तौर पे इसको पोर्टलैंड सीमेंट में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, सॉइल इंप्रूवमेंट में यूज किया जाता है। फर्दर इसके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं? टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है, रोड में गड्ढे वगैरह होने से बचाती है, स्किड रेजिस्टेंस देती है, यानी कि रोड में फिसलने का जो भाई आपका रहता है ना कि भाई जो फिसलन रहती है वो कम हो जाती है। इकोनॉमिकल हो जाती है बाइटुमेनस, जो बाइटुमेनस आपका यूज किया जाता है, जो कोल टार वगैरह यूज किया जाता है, उससे ये थोड़ा लेस कॉस्टली है, ठीक है। इन्वायरमेंटली अगर हम बात करें तो 9 मिलियन टन जो स्टील स्लैग वेस्ट जो आपका एनुअली जनरेट होता है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट रोड कंस्ट्रक्शन में मिनिमम हो जाए। फिर बात करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन 41,000 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रिच नेस्ट इन आंध्र प्रदेश। यानी कि इसके द्वारा जो हमारी मेगा फोना हुआ करती थी उनके एक्सटेंशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती थी, है ना। अब ये मेगाफोना क्या है? मेगाफोना का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो एक सर्टेन वेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा बड़े हो, यानी कि जो कि आपके 50 kg से ज्यादा जिनका वेट हो, है ना।
तो मेगाफोना को उनकी डाइटरी टाइप के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे इसमें एक आ जाता है मेगा हर्बीवोरस, यानी कि जो प्लांट को खाते हैं, है ना। मेगा कार्निवोरस जो मीट को खाते हैं, और मेगा ओमनीवोरस जो कि प्लांट और मीट दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक जो प्रेशर्स मेगाफोना पे लेट प्लाइस्टोसीन पीरियड में पड़े हैं, उसकी वजह से ड्रामेटिक लॉसेस हुआ है उनके हैबिटेट्स में, है ना, खासकर मेगा हर्बीवोरस और मेगा कार्निवोरस की फील्ड्स में। कुछ एक्सटिंक्ट मेगाफोनल स्पीसीज जो है, लाइक आपके जो वूली मैमथ्स वगैरह हैं और सेब्री टूथेड टाइगर्स वगैरह हैं, जाइंट स्लॉथ्स वगैरह हैं। बाकी अगर आप बात करोगे तो भाई यहाँ पर रूफ टूथ एलिफेंट आ जाता है, 30,000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। उसके बाद जीब्रा लाइक हॉर्स आ जाता है, जाइंट स्ट्रेट टक्स्ड एलिफेंट आ जाते हैं, इंडियन वाइल्ड कैटल, हिप्पो और ये ऑस्ट्रिच, ये सब आपके क्या है, ये पहले वाली मेगाफोना आ जाती है। किंग कॉन्ग वगैरह को मेरे ख्याल से हम उसको, गॉडजिला वगैरह को उसी कैटेगरी में हमें रख लेना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे अराकू अरेबिका कॉफी की। तो अराकू जो कॉफी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेंशन किया है, ठीक है। कहाँ पर उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो हिली एरियाज हैं वहां पर इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। जीआई टैग इसको दिया जा चुका है 2019 में। इसका नाम अराकू वैली से आता है, जो कि ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इस वैली का जो वेदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिन जो है वो नॉर्मली गर्म होते हैं। नाइट्स की बात करें तो नाइट्स यहाँ पर थोड़ी सी होती है ठंडी। यहाँ की सॉइल में आपको मिलेगा आयरन, जिसकी वजह से कॉफी धीरे धीरे पकने लगती है और उसको एरोमा मिलता है, यानी कि इसकी रिचनेस और जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ के ट्राइबल्स के द्वारा, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ में इसको उगाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं इसमें। आज इस समय मैंने कॉफी के बीज जो है वो ब्लेंड किए हैं, तो मुझे काफी ज्यादा इसके बारे में याद आ रहा है। मेरी कॉफी खत्म हो गई थी, तो अंकिता दी ने मुझे जो कॉफी के बीज भेजे थे सऊदी अरेबिया से वो लेके आई थी, और दुबई से लेके आई थी मेरे ख्याल से। तो वो लेकिन इटली के थे, ठीक है। तो उनको मैंने ब्लेंड किया और थोड़ा फर्क तो आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें जो टेस्ट है ना वो सिगरेट जैसा आता है, सिगरेट की धुएं जैसा टेस्ट आता है। बट ओवरऑल अगर इसको ब्लैक कॉफी के तौर पे पिया जाए तो बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसको मिल्क वाली कॉफी के तौर पे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अच्छा याद बनाया आप लोगों ने, मैं मिल्क वाली कॉफी के तौर पे भी इसको बनाऊं। Next, we will talk about researchers have discovered that legumes uses zinc as a secondary signal to regulate नाइट्रोजन फिक्सेशन एफिशिएंसी। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये क्या करता है? ये सबसे पहले मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, इसको नाइट्रोजन के जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करता है ना। और ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। अब जिंक का रोल फार्मिंग में क्या आ जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, नेचुरली जिंक जो है वो रॉक्स में पाया जाता है ना, यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम प्लांट के फूड की बात करें, प्लांट लाइफ की बात करें, तो ये प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट किया जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला क्वेश्चन इस बार सीडीएस में भी आया था बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, है ना। तो ये क्या करता है भाई, ये जो डिस्कवरी हुई है इससे पता चलता है कि जिंक जो है वो एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन के सिग्नलिंग के तौर पे काम करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या से होते हैं? ये जो होती है हमारी पल्सेस या फिर दालें वगैरह, जिनके रूट्स के नोड्यूल्स पे लेग्यूम्स वगैरह होते हैं, है ना। ऐसे राइजोबोम्स नाम का बैक्टीरिया रहता है, वो उनके रूट्स के नोड्यूल्स पे लगा रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को ऐसे आसमान में से, एटमॉस्फेयर में से खींच के अपने पास लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोलिविया, जिसकी कैपिटल है लापाज एडमिनिस्ट्रेटिव, और सुक्रेस की कैपिटल है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बोलिविया में इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, यानी कि ये लोग डिपेंडेंट हैं यूएस डॉलर पे, है ना। तो इनके जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं और वो खत्म होते जा रहे हैं, प्लस इनका जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल इसके ज्योग्राफिकल एरियाज की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री आ जाती है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये भाई हमारा सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, सदर्न अमेरिका आ जाता है। सो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ये लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री आ जाती है,
ठीक है, ब्राजील के बाद में भाई, ब्राजील के बाद में लार्जेस्ट, सॉरी ब्राजील तो लैंडलॉक्ड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड, यानी कि इसके आसपास समुद्र का कोई भी एक्सेस इसको नहीं। ठीक है, इसके नॉर्थ और ईस्ट में ब्राजील लाई करता है, पैराग्वे इसके साउथ ईस्ट में लाई करता है, अर्जेंटीना इसके साउथ में करता है, चाइल जो है वो करता है भाई साउथ वेस्ट और वेस्ट में, और पेरू आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, माउंटेन रेंजेस यहाँ आ जाती हैं, एंडीज माउंटेन रेंजेस बहुत ज्यादा फेमस है, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट सजामा। ठीक है, इसके साथ साथ मेजर रिवर्स जो यहाँ से निकलती हैं, एक तो है मडेरा, एक है पराग्वे, और उसके बाद एक आ जाती है मेमोरी। ठीक है, प्लस यहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उनका भी एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर आ जाता है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। प्लस वोलिवी क्या करता है, लेक टिटिकाका को शेयर करता है। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका में, इसके ऊपर वाला जो लेक है उसका नाम है मरकाइबो, ये सबसे नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है, तो लेक टिटिकाका को शेयर करता है पेरू के साथ में। ठीक है, ये रहा वही लेक। अब आगे बात करते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म। ठीक है, तो ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म यानी कि BRM। ठीक है, ये क्या करता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या फिर हमारे कुछ होते हैं जिनको कहा जाता है जंपिंग जीन्स, यानी कि जो मूव करते रहते हैं, ये होते हैं मोबाइल, ठीक है, मूव करने वाले। ठीक है, तो ये जंपिंग जीन्स को क्या करता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को कट करता है, पेस्ट करता है खुद के ऊपर। ठीक है, खुद ही इनको जीनोम्स के ऊपर कट कॉपी पेस्ट कर देता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपके क्या बोलते हैं ऑन द गो डीएनए मैकेनिज्म जो मतलब चाहिए होते हैं सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को, उनको भी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो जंपिंग जीन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे भाई हमारे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाया जाता है, एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट्स पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल के एंड पे। ठीक है, जो उनको डीएनए से ऐड करते हैं, प्लस उनके साथ उनको मैनिपुलेट और बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो जीन एडिटिंग क्या होती है भाई, जीन एडिटिंग का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का अल्टरेशन, उसको चेंज करना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देना, किसी भी प्रकार का उसमें जो है वो बदलाव ला देना। उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को, और आप उसके अंदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक कुछ प्लांट हैं, है ना, कुछ एनिमल हैं, आप उनको किसी डिसीज या फिर किसी पर्टिकुलर चीज से इम्यून बनाना चाहते हैं या फिर कुछ उसमें इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आप ये चीज इसके द्वारा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे स्टैम्पेड एट रिलीजियस इवेंट इन उत्तर प्रदेश क्लेम्स मल्टीपल लाइफ। तो भाई एक भगदड़ मच गई थी उत्तर प्रदेश के हाथरस में। ठीक है, एक डिसरप्शन हुआ, ऑर्डरली मूवमेंट जो क्राउड्स का था, बारिश का मौसम था, काफी सारे श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, कईयों की मृत्यु भी हुई। ठीक है, ऐसे डिजास्टर्स में भाई हमारा सबरीमाला का स्टैम्पेड जो है वो भी आ जाता है, जो कि 2011 में हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ कालका जी मंदिर जो है, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म 2024 में कोलैप्स कर गया था। अब इनके कॉजेस क्या होते हैं, सबसे पहले भाई देखो आप कॉजेस में समझ लीजिए स्ट्रक्चरल कॉजेस। ठीक है, बैरिकेड्स वगैरह टूट जाते हैं, रोड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा स्लिपरी हैं, टेरेन ऊपर उबड़ खाबड़ रहता है ना, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि भाई लोग जो है स्टैम्पेड की सिचुएशन बन जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फायर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक रीजन आ जाता है, यानी कि फायर कोड का वायलेशंस होता है, आग लग गई भाई, प्रॉपर एग्जिट नहीं है ना, फायर एवेक्यूएशन सॉरी फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी होती है भाई उनकी, है ना, जैसे कि उपहार सिनेमा हुआ था भाई 1997 में, इसको लेके तो एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, तो ये फायर कोड वायलेशंस की वजह से भी होते हैं। अंडर डिप्लॉयमेंट होता है सिक्योरिटी पर्सनल का, ताकि क्राउड को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं वो अपने पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाए हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं है ना। इसके साथ साथ एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी कई बार नहीं होता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, फायर सर्विसेज जो है, पुलिस वगैरह जो है, इनके बीच में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो यहीं पर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको कहा जाता है क्राउड मैनेजमेंट। क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, एक पब्लिक सिक्योरिटी प्रैक्टिस है जहां पर क्राउड्स को मैनेज किया जाता है ताकि क्राउड डिजास्टर्स जो है उनको होने से रोका जा सके, है ना, फाइट्स या दंगे वगैरह जो है वो क्राउड की वजह से जो होते हैं उनको होने से रोका जा सके। फिर आगे बात करेंगे, इंडियन नेवी सर्टिफाइड अ न्यू एक्सप्लोसिव नेम सेवेक्स 2। ठीक है,
इसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL के द्वारा, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सेबेक्स 2 की अगर हम बात करें तो एक कटिंग एज एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन और क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा पोटेंट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है। ठीक है, ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स की श्रेणी में आता है। जो आपका फॉर्मुलेशन है, नया फॉर्मुलेशन है सेबेक्स 2 का, इसको टेस्ट किया गया था डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम यानी कि DEPS ऑफ द नेवी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से नेवी ने सिटबैक्स जो है उसको भी अप्रूव किया है। सिटबैक्स 1 ये आपका थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव आ जाता है, और उसके साथ साथ सिमेक्स 4 जो है इसको भी अप्रूव किया है। अब अगर हम इन सब की बात करें तो जैसे भाई हमारा सेबेक्स 2 है, ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है यानी कि HMX की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और तकरीबन 2.01 की लिथैलिटी जो है वो स्टैंडर्ड TNT के कंपैरिजन में प्रोवाइड करता है, यानी कि उससे दुगनी, 2 से ज्यादा। ठीक है, अब TNT तो भाई सबको पता है, TNT इज ट्राई नाइट्रोटोलिन एक्सप्लोसिव होता है, जो मिलिट्री शेल्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, इंडस्ट्रियल यूजेस और अंडर वाटर ब्लास्टिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, और कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स हमारे आ जाते हैं, लाइक एक तो आ जाता है डेंटेक्स, है ना, या फिर टॉर्पेक्स वगैरह। इनको नॉर्मली यूज किया जाता है कन्वेंशनल वॉरहेड्स में, एरियल बॉम्ब्स में, बहुत अलग अलग तरह के एम्यूनिशंस में, और इनका जो TNT इक्विवेलेंस रहता है वो 1.25 से लेके 1.30 टाइम्स रहता है। ठीक है, अब अगर हम सिटबैक्स 1 की बात करें तो ये एक थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव है जो कि एक्सटेंडेड ब्लास्ट ड्यूरेशन जनरेट करता है इंटेंस हीट के साथ में। तो ये जनरली इनेमी बंकर्स के लिए ज्यादा सुटेबल, ठीक है, टनल्स के लिए या फिर बाकी जो किलेबंदी वाली पोजीशन है, फोर्टिफाइड वाली पोजीशन है उनके लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव्स जो रहते हैं इनके अंदर फ्यूल रिच फॉर्मुलेशंस होता है जो उनको कैपेबल बनाते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकें ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, ओवर ठीक है प्रेशर वगैरह ज्यादा जनरेट कर सके एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव जो इतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हीट जनरेट नहीं करते। सिमेक्स 4 की बात करें तो एक म्यूनिशन है जो कि आपका स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव से थोड़ा ज्यादा सेफ रहता है जब आप इसके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग की बात करते हैं, यानी कि ये एक्सीडेंटली मतलब इसका चलना जो है वो काफी कम रहेगा। फिर बात करेंगे ओडिशा विल प्लांट पाम ट्री टू कॉम्बैट लाइटनिंग बैट्स। ठीक है, अब देखो भाई ये जो पाम ट्रीज होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल इकोसिस्टम को, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसको बिलोंग करते हैं, है ना। अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ पाम ट्रीज जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि कोकोनट है, ठीक है, ऑयल पाम है, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एरिया हाँ एरिका सॉरी एरिका नट के बारे में भी बताया था। ठीक है, पालमेरा जो है ये भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, पालमेरा को तो स्टेट ट्री भी दिया का दर्जा दिया गया है तमिलनाडु का। ठीक है, अब ये भाई पाम ट्रीज करते क्या है, ये पाम जो ट्रीज है ये एक नेचुरल कंडक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, नेचुरल कंडक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, जब भी बिजली वगैरह चमकती है, बिजली गड़गड़ाती है और आपकी लाइटिंग स्ट्राइक्स होती है तो वो इनके ऊपर आ जाती है रादर देन कि कोई आदमी इंसान जो इनके आसपास खड़ा हो। ठीक है, जो मेल पाम ट्रीज होते हैं वो सिर्फ फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल जो है वो क्या करती है, वो फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो पाम लीफ भी आपको पता होगा, पाम यानी कि ताम्र के पत्ते, ताम के पत्ते, है ना। पाम लीफ जो है इनको राइटिंग मीडियम के तौर पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एंशिएंट और मेडिवल टाइम से बहुत ज्यादा यूज किया गया, अभी भी शायद इसको किया जाता हो। ठीक है, पाम लीव्स को एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी फेंसेस, है ना, और वॉल्स, रूफ्स वगैरह में यूज किया जाता है। इससे एडिबल और नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, फिजिसिस्ट हैव रिपोर्टेड द मोस्ट प्रिसाइज एस्टिमेट येट ऑफ द टॉप क्वार्क्स मास। भाई अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो ये आपके मतलब कि देखो तो भाई हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स आ जाते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो देखो एक तो भाई हमारा क्वार्क्स आ गया, है ना, और दूसरा जो है वो आ जाते हैं लैप्टॉन। ठीक है, एक आ गया क्वार्क और दूसरा आ गया लैप्टॉन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अंडर में आ जाते हैं। 6 क्वार्क्स का जो पेयर है वो 3 जनरेशन में पाया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, एक तो भाई अप क्वार्क आ जाता है, एक डॉन क्वार्क आ जाता है, एक आ जाता है चाम क्वार्क, एक आ जाता है स्ट्रेंज क्वार्क।
एक आ जाता है टॉप क्वार्क और एक आ जाता है बॉटम क्वार्क। ठीक है, तो टॉप क्वार्क्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट मैसिव एलिमेंट्री पार्टिकल रहता है जो एग्जिस्ट करता है, जो कि हिग्स बोसोन को भी आउटवे करता है। ठीक है, इसके मास को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट आ जाता है इसके अनस्टेबल नेचर की वजह से, जहां पर ये और ज्यादा लाइटर स्टेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंशन इन पार्लियामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सर्टेन पोर्शंस जो रहते हैं किसी किसी बंदे की स्पीच से, किसी के भाषण से, वक्तव्य से, जैसे कि अपोजिशन लीडर्स है ना, उनको एक्सपंज कर दिए गए हैं रिकॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट्स। एक्सपेंशन का मतलब रहता है डिलीशन, है ना, आपके काम को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि आपने उल जलूल बातें की हैं, आपने उल्टे सीधे वर्ड्स यूज किए हैं, आपने कुछ उल्टे सीधे फ्रेजेस को यूज किया है, एक्सप्रेशंस जो है वो आपने यूज किए हैं, उनको प्रोसीडिंग्स या फिर रिकॉर्ड से डिफेमेटरी होने की वजह से, इनडिसेंट यानी कि भद्दा होने की वजह से, या अनपार्लियामेंट्री या फिर अनडिग्निफाइड होने की वजह से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, लाइक लोकसभा के केस में तो स्पीकर हो गया, और चेयरमैन जो है वो हमारा आ जाता है राज्यसभा के केस में। ठीक है, उनके पास अथॉरिटी रहती है कि किस पोर्शन को एक्सपंज करना है। इसमें हमारे आ जाते हैं रूल 380 एंड 381 ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स इन लोकसभा, एंड रूल 261 एंड 262 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन राज्यसभा, जो कि डिटेल्ड प्रोविजन बताते हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज ना किया जा सके, जो कि पार्लियामेंट के अंदर में इन लोगों को दी गई। ठीक है, तो आर्टिकल 105 सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाने से रोकती है कि भाई उनको किसी कोर्ट में नहीं घसीट सकते जो भी उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। फिर बात करेंगे इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट। तो भाई ये हमारी एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, जिसको DRDO ने डेवलप किया है, किसके लिए, इंडियन एयर फोर्स के लिए। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म आ जाता है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS GPS नेविगेशन और पैसिव होमिंग हेड है फाइनल अटैक के लिए, जो कि एक्यूरेटली रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसकी रेंज कितनी है भाई, 500 मीटर से लेके 15 किलोमीटर तक तो हाइट तक ये जा सकता है। ठीक है, रेडिएशन एमिट टारगेट्स को 250 किलोमीटर की रेंज में हिट कर सकता है। इसके द्वारा IF क्या कर सकता है, एनिमी एयर डिफेंस यानी कि SEAD सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। ठीक है, जो आपके एनिमी टेरिटरी में कुछ ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनको सप्रेस कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्रिटिकल एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस वगैरह वगैरह। फिर कुछ एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाती है नोमैडिक एलिफेंट। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की जा रही है, ये आपकी कंडक्ट की जा रही है मेघालय में। ठीक है, एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उसके साथ साथ आ जाता है थाईलैंड, ये थाईलैंड में ही कंडक्ट की गई है। फिर बात करेंगे डिमांड ऑफ रिस्टोरिंग एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट। प्रेजेंटली हम सबको पता है कि एजुकेशन जो है वो आ जाता है कंकरेंट लिस्ट में, है ना। ये किस में आ जाता है भाई, ये आता है शेड्यूल 7 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है, इसके अंदर सेंटर भी भाई आपका कानून बना सकता है प्लस स्टेट भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों के कानून आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हमेशा सेंटर की ही सुनी जाए। ठीक है, वैसे इसमें मोस्टली क्या है कि भाई दो तरह की चीजें आपकी बना दी गई हैं। एक तो आपका CBSE और ICSE टाइप का बोर्ड बना दिया गया है जो कि सेंट्रली कंट्रोल होता है, और स्टेट के खुद के अपने बोर्ड्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली राइडिंग ओवर राइडिंग जो पावर है वो सेंटर के पास में आ जाती है। अब एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 GOE एक्ट 1935 के हिसाब से एजुकेशन जो है इसको रखा गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में। इंडिपेंडेंस के बाद में इसको जो है स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया 1947 के आसपास। फिर भाई जब हमारा 42nd अमेंडमेंट आता है 1976 का इमरजेंसी के दौरान, तो इसके दौरान इसको जो है इसको डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे, कोई एक्सप्लिसिट रीजन नहीं दिया गया था चेंज का। अब बेनिफिट्स कुछ आपके आ जाते थे, लाइक कि ऑल इंडिया पॉलिसीज जो है हम एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट के तौर पे बना सकते हैं। कुछ स्टेट रन जो यूनिवर्सिटीज रहती है उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता, करप्शन वगैरह ज्यादा रहता है।
फिर उसके बाद में कुछ डिमांड्स उठने लगी कि भाई स्टेट जो एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट में दोबारा डाला जाए। यानी कि उन्होंने ये बोला कि वन साइज फिट ऑल, यानी कि ये जो आपका अप्रोच है ये फिजिबल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है एक इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए, जहाँ पर हर स्टेट में एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है ना। फिर आ जाता है रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपका एनालिसिस ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 2022 आया था, उसमें ये बोला गया था कि 24% जो है वो सेंटर के द्वारा स्पेंड किया जाता है, जबकि 76% स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। तो स्टेट्स को ही इसका ओवरऑल कंट्रोल दिया जाना चाहिए, है ना। हर स्टेट के हिसाब से उनका जो सिलेबस है वो बनाया जाना चाहिए। अब अगर हम इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या फॉलो होता है, तो जैसे कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर स्टेट और उसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं वो ओवरऑल एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट करती हैं, सुपरवाइज करती हैं कॉलेज और क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज को। जो फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फंक्शंस होते हैं वो पॉलिसीज और फाइनेंशियल एड तक ही सीमित रहते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में एजुकेशन को प्रोविंसेस को के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। जर्मनी में भी जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, कानून बनाने की पावर होती है, वो भी स्टेट्स को ही दी गई है। साउथ अफ्रीका में भी नेशनल डिपार्टमेंट फॉर स्कूल और हायर एजुकेशन जो है प्रोविंसेस के साथ इंप्लीमेंट करता है नेशनल पॉलिसीज को और लोकल एजुकेशनल नीड्स को एड्रेस करता है। चलो फिर आगे बात करेंगे। आदित्य L1 कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट। तो आदित्य L1 जो है इसको हेलो ऑर्बिट में अर्ली 2024 में इंसर्ट किया गया था और 178 डेज इसने कंप्लीट किए हैं, लिए हैं एक रिवोल्यूशन लगाने के लिए अराउंड द लैग्रेंज L1 पॉइंट। ये भाई हमारा लैग्रेंज L1 पॉइंट है, यहाँ पर हमारा आदित्य 1, ठीक है। तो भाई इसका पूरा का पूरा ये जो रिवोल्यूशन है इसका करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 178 डेज ली। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका CDS 2 2024 में पूछा गया था, ये आपका CAPF AC 2024 में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भाई ये जो हमारा L1 है, L2 है, L3 है, मतलब पॉइंट्स का नाम मुझे याद नहीं है, इनके बीच में किस तरह का ट्रायंगल बनता है। तो भाई इनके बीच में आप देख पा रहे हो, इनके बीच में इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है वो बनता है ना। ये तो भाई सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन। तो लैग्रेंज पॉइंट पे क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है ना, दो लार्जर बॉडीज का, इस केस में हम अर्थ और सन की बात कर सकते हैं, वो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जो कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट को उनके आसपास मूव कराने के लिए जरूरी रहता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका सैटेलाइट वगैरह रहती है वो काफी स्टेबल हो जाती है ना, वो मतलब कि किसी की तरफ घूमती नहीं, किसी की तरफ जाती नहीं है। तो अगर दो बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स जो रहते हैं बन जाते हैं, जैसे कि L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया और यहाँ पर जो है वो L5 भी आ जाता है, ठीक है। अब हेलो ऑर्बिट्स क्या होते हैं भाई, हेलो ऑर्बिट्स आपके पीरियडिक और 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स होते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल पुल जब तो प्लेनेटरी बॉडीज का बनता है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे एक्ट करती है स्पेसक्राफ्ट की, उसकी वजह से जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हेलो ऑर्बिट्स किसी भी 3 बॉडी सिस्टम में क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करते हैं। लाइक भाई यहाँ पर अर्थ और मून क्या कर रही है, वो सैटेलाइट सिस्टम के तौर पे ऑर्बिट कर रही है ना, सन के आसपास जा रही है, ठीक। तो भाई ये सिस्टम यहाँ पर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे सेंटर डेवलपिंग नेशनल इंडिकेटर्स टू मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF 2024 में ये रिवील किया है कि नेशनल इंडिकेटर को डेवलप कर रही है वो, ताकि एक्सट्रीम पॉवर्टी को, अत्यधिक गरीबी को नापा जा सके। NIF क्या करता है, NIF इंडिया की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिया में 2030 तक एरेडिकेट करने की बात है, ठीक है। अब नेशनल इंडिकेटर की जरूरत क्या है, तो देखो भाई सबसे पहला आ जाता है एक कमी, किस चीज में कमी, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन की अपडेशन में कमी। यानी कि इंडिया की जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो सुरेश तेंदुलकर की जो रिपोर्ट है, की जो कमेटी है, इनकी जो रिपोर्ट है 2009 उस पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद भाई हमारी DT लकड़ावाला जो है 1993, और उसके बाद C रंगराजन, ये सब मैंने वैसे तो ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िए इसको। और ये C रंगराजन जो है इन्होंने भी पॉवर्टी लाइन के बारे में बहुत सारी चीजें जो है सजेस्ट की थी, लेकिन ये जो C रंगराजन कमेटी जो है इनकी रिपोर्ट को सेंटर के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया।
अब अगर हम ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात करें तो IMF के हिसाब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 1% से भी कम इंडियंस जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2021 में पाए गए। ठीक है, जबकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये डेटा 12.92% था 2021 का। पॉलिसी मेकिंग और ट्रैकिंग प्रोग्रेस की बात करें, एक रिलायबल पॉवर्टी एस्टिमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉवर्टी को इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है? इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए 1 सेकेंड, हाँ, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो है वो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। कौन भाई कितना आपका कंज्यूम करता है और उसके ऊपर इंसान कितना खर्चा करता है। ठीक है, ये भाई हमारा टोटली रुपीज में काउंट किया जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे CES ये आपका हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग जो है हमारी, नीति आयोग भी क्या करती है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, ये MPI, इसको लॉन्च करती है। ठीक है, अब ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉवर्टी आपकी 14.96% थी 2019 और 21 में, जो कि अब आ चुकी है, सॉरी, हाँ 14% थी, और 2015 और 2016 में यही हुआ करती थी 24.85%। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात करें तो ये कैसे कैलकुलेट करते थे? कोई भी इंसान जो मंथली एक्सपेंडिचर पे रह रहा हो ₹1000 पर मंथ के बेसिस पे, है ना, या फिर ₹33 या फिर उससे भी कम पर डे के हिसाब से इन सिटीज, ₹816 पर मंथ और ₹27 और लेस पर डे इन विलेजेस, इसको क्या माना जाता है? सो देखो, सिटीज के लिए यानी कि अर्बन एरियाज के लिए या तो बंदा पर मंथ 1000 रुपए से कम में रह रहा हो, या डे के हिसाब से देखा जाए तो 33 रुपए पर डे का कम कंज्यूम कर। ठीक है, और रूरल एरियाज के लिए यही जो लिमिट है आपकी कितनी आ जाती है? ये आ जाती है 816 पर मंथ एंड 27 रुपए पर डे के हिसाब से। ये भाई हमारा रूरल का डेटा आ जाता है। इस बंदे को आपका पुअर कंसिडर किया जाता है। रंगराजन कमेटी ने इस लिमिट को आपका बढ़ा दिया गया और रूरल एरियाज के लिए इस लिमिट को 32 रुपीज कर दिया गया और 47 कर दिया गया आपका अर्बन एरियाज के लिए एज द पॉवर्टी लाइन लिमिट। फिर हम स्पीडी ट्रायल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अफर्म किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो स्पीडी ट्रायल का जो स्पीडी ट्रायल होता है, यानी कि किसी का भी मुकदमा जो चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है, उसमें बहुत तेजी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। ये सारे के सारे केसेस पे लगता है, क्राइम की ग्रेविटी को इसमें काउंट नहीं किया जाए। ठीक है, मतलब कि स्पीडी ट्रायल जो है ये अब एक संवैधानिक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, यानी कि ये एम्फसाइज करता है इस चीज पे कि भाई जो भी डिफेंडेंट है, जो भी अपना बचाव कर रहा है ना, उसको उसके एलिज्ड क्राइम्स के बेसिस पे एक रीजनेबल टाइम पीरियड में आपका ट्रायल किया जाना चाहिए, है ना। जैसे कि भाई हमारा एक केस था करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस आपका था 1994 का। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अनइक्विवोकली ये बोला कि राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। बाकी इंपॉर्टेंट जजमेंट में भाई हमारा एक आ जाता है अब्दुल रहमान एंटुले वर्सेस RS नायक। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS जो नया कोड आया है, जिसने आपका CRPC को रिप्लेस किया है, उसमें भी डिलेड जस्टिस के बारे में काफी सारी बातें कही गई। फिर अगर हम जीका वायरस की बात करें तो जीका वायरस के जो केसेस हैं ये महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि भाई आप इसको रोकें। जीका वायरस की बात करें तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? प्राइमरीली ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इसको कहा जाता है एडीज एजिप्टी। ठीक है, ये दिन के दौरान काटता है, रात के दौरान ये सोता है। ठीक है, और ये डेंगू जो रहता है उसको भी ट्रांसमिट करता है। हेल्थ कंसर्न्स की बात करें तो ये नेचर में वैसे तो नॉन फैटल रहता है, यानी कि मृत्यु नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन ये जुड़ा रहता है माइक्रोसेफेली के साथ। ठीक है, यानी कि इससे आपका जो हेड का साइज हो जाता है बंदे का वो कम हो जाता है, जो बेबीज आपके जन्म लेते हैं अफेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन से, है ना। इसके साथ साथ इसके द्वारा गिलियन
बैरे सिंड्रोम भी हो जाता है, न्यूरोपैथी और माइलिटिस वगैरह भी हो जाते हैं। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और कोई मेडिसिन भी इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। फिर बात करेंगे, न्यूजीलैंड हैज डिनाइड इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर अ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, यानी कि न्यूजीलैंड ने इंडिया की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है कि भाई हम आपको सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क जो है, जो जीआई टैग के बराबर का रहता है उनकी कंट्री में, वो हम नहीं देंगे। किस पे नहीं देंगे? ये हम बासमती राइस पे आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इसको आउटसाइड इंडिया भी ग्रो किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, सेम ग्राउंड्स पे ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। अब भाई यहाँ पर भाई हमारे अपेडा का काम आ जाता है। अपेडा क्या है? इसको एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है, जीआई रजिस्ट्रेशंस को देखती है, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए जो जरूरी होते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस वगैरह फाइल करती है। यानी कि ये आपका नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड जो है NAB, उसके सेक्रेटेरिएट के तौर पे सर्व करती है, ओवरसी करती है सारे एक्रीडेशन जो सर्टिफिकेशन बॉडीज के रहते हैं ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स के लिए अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। फिर बात करेंगे अपतानी ट्राइब की, तो रिसर्चर्स जो आपके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, उन्होंने नई स्पीसीज फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न फ्रॉग जो रहते हैं उनकी रिकॉर्ड की है। ये कहाँ मिली है इनको? ये इनको मिली है तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। ठीक है, इस स्पीसीज का जो नाम है वो डोमिनेंट अपतानी कमेटी के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। हेलो, तानी ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये जो ट्राइब है ये जीरो वैली में पाया जाता है और अपने इफेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, जिसको कहा जाता है बुलियन, उसके लिए जाना जाता है ना। जो ये पूरे ट्राइब का जो रीजन है, इसको यूनेस्को ने अपनी टेनेटिव लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है लिविंग कल्चरल लैंडस्केप में, जहां पर मैन और एनवायरमेंट हार्मोनियसली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे। मेजर फेस्टिवल यहाँ पर इनके आ जाते हैं द्री और मयोक के। ठीक है, डांस की बात करें तो ये दामिंदा डांस परफॉर्म करते हैं और प्री डांस भी परफॉर्म करते हैं। आगे बात करेंगे, न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन NMC हैज बीन अपॉइंटेड। तो भाई ये एक NMC की बात करें, नेशनल मेडिकल कमीशन, इनके नए चेयरमैन है डॉक्टर BN गंगाधर। NMC की बात करें तो ये आ जाती है एक स्टेचुटोरी बॉडी, है ना, जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 कहा जाता है। यानी कि क्वालिटी और जो आपका मेडिकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है प्लस उसको अफोर्डेबल बनाना, ये इनका काम रहता है। ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है वो बनाना इनका काम है। ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं सारे ऑटोनोमस बोर्ड्स वगैरह में। फिर द यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमेटीज, 8 नई कैबिनेट कमेटीज आपकी बनाई गई हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ठीक है, ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल्स आ जाते हैं 1961 में इनके अंडर में। कैबिनेट क्या करता है? कमेटी सिस्टम का यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेसिफिक एरियाज में। अब भाई कौन कौन सी कमेटी आ जाती हैं? इसमें हमारी कमेटी आ जाती है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद एकोमोडेशन से रिलेटेड, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री अफेयर से रिलेटेड, पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड और स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड से रिलेटेड। फिर बात करेंगे कजाकिस्तान, यानी कि अस्ताना में 24th समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंडक्ट की गई। इसके की आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है, बेलारूस जो है वो 10th मेंबर बन गया है जिसने SCO को ज्वाइन किया है। ठीक है, अस्ताना डिक्लेरेशन जो है इसको भाई आपका एडॉप्ट किया गया है। अस्ताना डिक्लेरेशन कोऑपरेशन प्रोग्राम है जिसके द्वारा टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है फॉर द ईयर 2025 से लेके 2027 तक। एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी जो है वो भी आ जाएगी, प्लस SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी अंटिल 2035। SCO के जो मेंबर स्टेट्स होते हैं इन्होंने ऑन वर्ल्ड यूनिटी फॉर अ जस्ट पीस हार्मनी एंड डेवलपमेंट, जिसको कजाकिस्तान ने प्रपोज किया है, इस इनिशिएटिव को इंडोर्स किया है
जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है विद सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। फिर अगर हम बायो एनर्जी क्रॉप्स की बात करें तो ये हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जिनको स्पेसिफिकली ग्रो किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोमास। ठीक है, इस बायोमास को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। इस एनर्जी के अंदर आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, इस बायोमास के अंदर ग्रासेस, ऑयल सीड्स, लिग्नो सेल्यूलोसिक क्रॉप्स वगैरह आ जाती हैं। 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस में इनको काउंट किया जाता है। जैसे कि आपका सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज होती है उसमें शुगर क्रॉप्स आ जाती हैं, आपकी स्टार्च आ जाता है, ऑयल क्रॉप्स आ जाती हैं। फिर आपकी सेकंड जनरेशन रहती है F2, इसमें एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट के अंडर में होती हैं। इसमें फूड से नॉन फूड लिग्नो सेल्यूलोज में कन्वर्ट करना होता है, लाइक पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज वगैरह। और F3 आ जाती हैं आपकी, इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व रहती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह। फिर बात करते हैं DPIIT फाइनलाइजिंग अ मॉडल टू लॉन्च अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना, ये लोग एक मॉडल को फाइनलाइज करने जा रहे हैं जिसके द्वारा एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI आपका लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, जो कि WPI को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, जो और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो G20 इकोनॉमीज हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर का ये रहे। प्रीवियसली गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक वर्किंग ग्रुप आपका सेटअप किया गया था जिसके हेड थे BN गोल्डर। ठीक है, ताकि मेथोडोलॉजी सजेस्ट की जा सके, फ्रेमवर्क सजेस्ट किया जा सके फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ PPI इन इंडिया। PPI की बात करें तो ये क्या करेगा, PPI आपका मेजर करेगा एवरेज चेंज को। ठीक है, जो किसी भी प्राइस में हो रहा है, जो कोई भी प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है अपनी गुड्स या सर्विसेज के लिए, जो उसने डोमेस्टिक मार्केट्स में बेचे हो या फिर एक्सपोर्ट किया हो। अब इसमें 2 तरह के आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आउटपुट PPI, यानी कि जब गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाली जगह को छोड़ के जा रहे हैं, है ना। इनपुट PPI आपका आ जाता है जब आपका गुड्स या सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन आपके सर्विसेज में, प्रोडक्ट प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करने की वजह क्या है, नीड क्या है, WPI का इनबिल्ट बायस होता है, डबल या मल्टीपल काउंटिंग हो जाती है सेम प्रोडक्ट की। WPI में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स नहीं आते। WPI आपका सर्विस सेक्टर को हटा देता है, जो कि 55% ऑफ द GDP को काउंट करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल SAT की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने बोला है कि भाई ज्यादा से ज्यादा SAT की बेंचेस जो है वो आपकी बनाई जानी चाहिए, ताकि रैपिड ग्रोथ जो मार्केट में हो रही है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसको देखते हुए, है ना। SAT की बात करें तो ये आ जाती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर द सेबी एक्ट 1992, है ना। लोकेशन की बात करें तो इनकी एक ही बेंच आ जाती है जो कि मुंबई में है। नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जुडिशन, इनका अधिकार क्षेत्र पूरे इंडिया तक रहता है। कंपोजिशन की बात करें तो एक रहता है इनके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर्स रहते हैं और टेक्निकल मेंबर। ठीक है, टेन्योर 5 साल का रहता है। एलिजिबल रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए मैक्सिमम 5 साल तक के लिए, अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स आ जाता है। फंक्शंस का काम क्या है कि जो भी भाई सेबी ने अपने ऑर्डर्स पास किए हैं, है ना, या फिर कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो सेबी एक्ट के अंडर में आता है, उसने कोई भी आपका ऑर्डर्स वगैरह पास किए हैं, ऐसी ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जो अपील्स हैं उनको सुनना, डिस्पोज वगैरह करना। ठीक है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इंश्योरेंस, उनको उनके अंडर में जो चीजें आ जाती हैं IRDAI, है ना, प्लस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाती है, उनके अंडर भी जो चीजें हैं उसको ये देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट खबर आ जाती है कि सेबी ने रेगुलेशंस को अमेंड कर दिया है ताकि जो इक्विटी ओरिएंटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs जो है और जो इंडेक्स फंड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें लिस्टेड सिक्योरिटीज में, जो भी उनके स्पॉन्सर ग्रुप कंपनीज आ जाती हैं। ETFs की बात करें तो ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसको स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड किया जाता है, जैसे कि आपके स्टॉक्स होते हैं, है ना। यानी कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो कि किसी इंडेक्स को क्या बोलते हैं, ट्रैक करती है। ठीक है, किसी कमोडिटी को ट्रैक करती है, किसी अलग तरह के बॉन्ड को ट्रैक करती है, फिर बास्केट ऑफ एसेट्स आ जाते हैं जिसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड हमारा एक ऐसा फंड होता है जो कि एक अंडरलाइंग, इसके नीचे जो इंडेक्स रहता है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है,
जैसे कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स। ठीक है, तो ये कॉमन स्टॉक की तरह ट्रेड करता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इसकी ट्रेडिंग वैल्यू इसकी नेट एसेट वैल्यू पे बेस रहती है, जो इसके अंडर के जो स्टॉक्स होते हैं जिसको ईटीएफ रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स की। तो जो स्टेबल कॉइन मार्केट है इसमें काफी उतार चढ़ाव आए, वॉलेटिलिटी आई है ना। यानी कि जो हमारा टेरा यूएसडी है ये कोलैप्स कर गया है ना। इससे काफी सारे कंसर्न्स खड़े हुए हैं कि भाई ऐसे डिजिटल एसेट्स की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में, कि भाई ये कितने स्टेबल हैं, कितने रिलायबल हैं, है ना। देखो भाई, अगर हम स्टेबल कॉइन्स की बात करें तो स्टेबल कॉइन्स भी आपके क्रिप्टो करेंसी के अंडर में आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। इनकी वैल्यू पैक्ड रहती है दूसरे एसेट्स के साथ। ठीक है, दूसरे एसेट के साथ कौन से एसेट आ जाते हैं भाई हमारे, जैसे कि कोई भी आ जाएगा फिएट करेंसी या कमोडिटी, जैसे कि गोल्ड, ताकि एक स्टेबल प्राइस इसकी मेंटेन किया जा सके। फिएट करेंसी यानी कि पेपर करेंसी है ना, जैसे कि डॉलर्स, पाउंड्स, रुपी वगैरह वगैरह। तो एक अल्टरनेटिव हाई वॉलेटिलिटी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज प्रोवाइड कराती हैं, पोटेंशियली ज्यादा सुटेबल बनाती हैं कॉमन ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर बात करेंगे स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स की। तो इंडिया जो है वो ट्रायल्स करने वाला है ना। ये जो ट्रायल्स हैं ये यूएस मेड स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, इनको कहा जाता है आईसीवीज। ठीक है, इनका लद्दाख और डेजर्ट एरियाज में करने जा रहा है। अगर हम स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 8 पहिए, 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट आर्मर्ड आईसीवी रहता है ये। ठीक है, इसको बनाया गया है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसका जो शेप हल है ये वी शेप का है। ठीक है, इन्फेंट्री व्हीकल है, इक्विप्ड है इसमें, मतलब एक आपको कैनन भी लगी हुई है, इसमें मोबाइल गन वगैरह जो है जो चारों तरफ मूव कर सकती है वो भी लगी हुई है। तो इंडिया और यूएस क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करना चाह रहे हैं लेटेस्ट जनरेशन ऑफ स्ट्राइकर का, ताकि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। फिर बात करेंगे ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। ठीक है, ये जीपीएआई के लीड चेयर भी हैं और रिसेंटली ये कंक्लूड भी हुई। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने बोला है कि एआई का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटाइजिंग होनी चाहिए, इसको सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। एक नया इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप जो एआई पे है, जो कि आपका ओ से और उसके साथ साथ जीपीएआई ये अनाउंस किए गए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जीपीएआई मेंबर्स जो हैं वो एक कंसेंसस पे आ गए हैं कि फ्यूचर विजन जीपीआई का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ न्यू दिल्ली 2023 जीपीआई मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड किया गया। फिर हम बात करेंगे पिंगली वेंकैया जी की। 1876 टू 1963 एमिनेंट फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया जो है उनको उनकी डेथ एनिवर्सरी जो कि जुलाई 04 को आती है पर रिमेंबर किया गया। गांधीयन प्रिंसिपल्स में मानते थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी साउथ अफ्रीका में है ना एंग्लो वॉर के दौरान भी उन्होंने एक सोल्जर के तौर पे सर्व किया। 1899 से लेके 1902 तक ये वॉर चला था। ठीक है, इसके साथ साथ भारत का जो झंडा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको डिजाइन इन्होंने महात्मा गांधी जी की रिक्वेस्ट पे किया। अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में। इसके साथ साथ तिरंगा उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, तिरंगा उत्सव जो है ये 2022 से मनाना स्टार्ट किया गया है उनके 146 बर्थडे के ओकेशन पे। लिटरेरी वर्क्स में भारत देशारी की ओका जातियम पटकम यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 1916 में उन्होंने लिखा था। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो भाई डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में जो है इसमें 16.8% की जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो देखी गई है एज कंपेयर टू 2022 एंड 2023। अब देखो फर्दर क्या है कि 79.2% का जो कंट्रीब्यूशन है वो किया गया है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो बाकी पीएसयूज के द्वारा, और 20.8% का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के द्वारा किया गया है। 2019 और 20 से ही जो डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और 60% तक उसमें ग्रोथ देखी गई है इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से।
2028 से लेके 2029 तक एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। और डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं, यानी कि हमारा जो सामान बाहर भेजा जा रहा है, ये 50,000 करोड़ जो है वो पहुंच जाए, अगर सरकारें नहीं तो। आरबीआई रेजेस कंसर्न्स ओवर बैंक हाई क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को बोला है कि भाई आपका ये जो क्रेडिट और डिपॉजिट जो उधार लोग ले रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, उसके बीच का जो ग्रोथ का जो रेशियो है उसको आप लोग मेंटेन कीजिए, है ना। सीडीआर यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कि ये बताता है कि कितना परसेंटेज लोन्स किसी बैंक ने इशू किए हैं, है ना, और कितने टोटल डिपॉजिट्स उसको मिले हैं। ये भाई आपका रेशियो रहता है। तो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीडी रेशियो जो है ये सितंबर 2021 से लगातार आपका बढ़ता ही चला जा रहा है ना। ये लगातार जो है हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। और दिसंबर 2023 में जो है वो आपका पीक पर पहुंच चुका था, ठीक। इसके बाद में 75% जो बैंक्स हैं जिनका सीडी रेशियो आपका 75, हाँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो है भाई आपका 75% ज्यादा सीडी रेशियो जा रहा है। अब हाई सीडी रेशियो के आपके कुछ रीजंस क्या आ जाते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है हायर क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए। अब इसमें क्या सीनरी आ जाता है, देखो, रिटेल क्रेडिट जो है, लाइक आपके जो व्हीकल के लोन्स हैं, है ना, पर्सनल लोन्स हैं, ये सब आपके लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2024 तक देखें तो बैंक जो है रिटेल सेक्टर को जो आपका लैंडिंग कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो आपका 25.2% CAGR के हिसाब से बढ़ा है, ठीक है। इंक्रीजिंग जो लोन्स हो रहे हैं उसकी वजह से बिजनेसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, एमएसएमईज वगैरह बढ़ रहे हैं। डिपॉजिट जो है वो आपका कम हो रहा है, बैंक्स को एक दूसरे के साथ में स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, सेवर्स से इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले लोग पैसा अपने पास रखते थे, लेकिन अब वो उसकी इन्वेस्टिंग करने लगे हैं, फंड्स को डाइवर्ट करते हैं कैपिटल मार्केट्स की वजह की तरफ, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, डिपॉजिट ग्रोथ जो रहती है वो कम हो जाती है। फिर बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूके इलेक्ट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, ठीक है। तो इंडिया की तरह यूके भी क्या करता है भाई, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। बेसिकली अगर ये कहा जाए कि भाई हम लोग यूके को फॉलो करते हैं तो भाई वो सही रहेगा। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट यूके में सुप्रीम होती है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बेसिस पे आती है। दोनों के बीच के डिफरेंस को देखें तो एलिजिबल वोटर्स भाई इंडिया में और यूके में कौन कौन से वाले रहते हैं। वोटिंग प्रोसेस ईवीएम के द्वारा होता है, यहाँ अभी तक ये लोग पुराने काल में जी रहे हैं, बहुत पुराने मेडिवल टाइम्स में जी रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के क्या रोल रहते हैं, यहाँ पर आप दोनों के रोल्स को कंपेयर कर सकते हैं। एंड ओथ जो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा की जाती है वो कैसे यहाँ पर हो सकती है। तो ये तो बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम। फिर बात करेंगे एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस ASUSE रिजल्ट्स फॉर 2021, 2022 एंड 2022-2023, ठीक है। फिर ASUSE को कंडक्ट किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, NSS के द्वारा इनको कंडक्ट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आ जाती है, ठीक है। ये रही भी हमारी। अब इसके बाद में ये जो भाई आपका सर्वे है ये क्या कवर करता है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट जो कि आपके प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड रहते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें LLPs लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल नहीं की जाती। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं ये शामिल रहते हैं, कोऑपरेटिव्स वगैरह, है ना। इसके साथ साथ सोसाइटीज और ट्रस्ट वगैरह भी इसमें शामिल रहते हैं। तो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज की फर्दर अगर हम बात करें तो ये आपकी एक ऐसी प्रोड्यूसर यूनिट होती है, ठीक है, जिसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है किसी भी लीगल एंटिटी के तौर पे, ठीक है, और सेपरेट फ्रॉम द ओनर, यानी कि इसको किसी लीगल एंटिटी या कंपनी या फिर किसी भी और तौर पे इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। फिक्स्ड और बाकी के जो एसेट्स हैं वो इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस में एंटरप्राइजेस को बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ आपके ओनर्स को बिलोंग करते, ठीक है। एंटरप्राइजेस ट्रांजैक्शंस या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो बाकी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन सबके ब्याह पर नहीं कर सकती, लायबिलिटीज वगैरह नहीं ले सकती, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हाईलाइट्स की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट जो है इस सेक्टर में 5.88% के हिसाब से ग्रो किया है ना।
तकरीबन 6.50 करोड़ जो है, इसमें से 55% जो है वो आपके रूरल एरियाज को बिलोंग कर रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपके यूपी में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर महाराष्ट्र में है। जीबीए का जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है उसमें 9.83% का इंक्रीज देखा गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर लेड 54% जो प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और रैपिड रेट ऑफ डिजिटाइजेशन जो है वो 7.2% के हिसाब से इंक्रीज कर रही है इंटरनेट और बाकी इंटरप्रेन्योरियल पर्पसेस को यूज करने के लिए। फिर बात करेंगे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR। तो भाई देखो, खजक हकरा ये आपकी एक पंचायत है जो कि केरल में लाई करती है। इन्होंने अपना रिसेंटली अपडेटेड जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसको पब्लिश किया है। पीबीआर की बात करें तो इसको दिया गया है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में आता है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC ये क्या करती है, पीबीआर को प्रिपेयर करती है किसके साथ में, लोकल लोगों के साथ कंसल्ट करने के बाद में। इसका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि बायो रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट करना, जो भी आपके बायो रिसोर्सेज हैं इनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करना, सेफगार्ड करना, उससे रिलेटेड नॉलेज को सेफगार्ड करना। क्या इन्फॉर्मेशन शामिल रहती है, तो लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में, मेडिसिनल या बाकी जो भी यूज रहती है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी नॉलेज जो फ्यूचर जनरेशन तक पास डाउन की जा सके, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज और जो बायोडाइवर्सिटी की लोकल ओनरशिप है वो साबित होती है, उसके ऊपर क्लेम आता है, ठीक है, और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह भी से होता है। फिर बात करेंगे अभय मुद्रा की। तो भाई रिसेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने अपनी स्पीच में अभय मुद्रा को रेफर किया, उसके बारे में मेंशन किया, है ना। अब अभय मुद्रा जो है ये होता है एक सिंबल ऑफ फियरलेसनेस, यानी कि डर का ना हो, ठीक है। फिफ्थ ध्यानी बुद्धा, ठीक है, सॉरी DHY फिफ्थ ध्यानी बुद्धा के द्वारा ये डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके आ जाते हैं अमोघ सिद्धि, इनके द्वारा भी डिस्प्ले किया गया है। और ये पोस्टर जो है बुद्ध भगवान के द्वारा यूज किया गया था टू टेम अ मैड एलिफेंट, ठीक है। बाकी मुद्रास कौन कौन से एसोसिएटेड है भगवान बुद्ध के साथ, उनकी मीनिंग्स क्या आ जाती हैं, जैसे कि ये आपकी मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, जैसे कि भूमि स्पर्श आ गई, ठीक है, यानी कि अर्थ को विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये वो पोस्टर होता है जिसमें शाक्य मुनि जो है उन्होंने मर जो रहता है, मर यानी कि मरना, है ना, उसको ओवरकम किया था ट्रुथ के ऊपर जब अपना ध्यान वगैरह लगाया जाता। उसके बाद दूसरी रहती है ध्यान मुद्रा, ठीक है, यानी कि मुद्रा ऑफ मेडिटेशन, यानी कि परफेक्ट बैलेंस ऑफ थॉट, रेस्ट ऑफ द सेंसेस एंड ट्रैंक्विलिटी, एकदम शांति से रहना। और उसके बाद रहता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि टर्निंग द व्हील, जो कि धम्म को रिप्रेजेंट करता है। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने अफ्तानी ट्राइब की बात की थी ना, तो उसी से रिलेटेड आपके जेनोफ्राइस अफ्तानी आ जाता है। रिसर्चर्स फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने नई स्पीसीज ढूंढ निकाली है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड फ्रॉग। इस फ्रॉग के सींग आ जाते हैं, इसको जेनोफेरस अफ्तानी कहा जा रहा है, और ये बिलोंग करता है तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। ये जो डिस्कवरी है इससे इंडिया का जो हर्पेटोफॉनल ग्रुप है इसमें नया एडिशन हुआ है, ठीक है, फॉनल, हाँ, नया एडिशन हुआ है। अब ये हर्पेटोफॉनल कौन से होते हैं, ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एम्फीबियंस भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ रेप्टाइल्स दोनों के दोनों शामिल आ जाते हैं। तो ये नया टर्म आप लोगों ने सीखा। अब जेनोफेरस अफ्तानी की बात करें तो इसका नाम जो है वो अफ्तानी ट्राइब के ऊपर रखा गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, है ना। अब इस पर्टिकुलर फ्रॉग की बात करें तो ये खाता है पत्तियां, ठीक है। ये लीफ लिटर ड्वेलिंग फ्रॉग है, ये टी लीव्स के आसपास रहता है। छोटे छोटे इसके जो रहते हैं हॉर्न्स रहते हैं, डार्क ब्राउन इसका कलर रहता है। बायो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में ये ईस्टर्न हिमालयाज और इंडो वर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के आसपास ही पाया जाता है। फिर गैलेंट्री अवार्ड की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ने कीर्ति चक्र, है ना, और शौर्य चक्र को अलग अलग आर्म फोर्सेस, CAPF और स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस के पर्सनल्स को अवार्ड किया। देखिए ये जो अवार्ड्स है इनके द्वारा कंस्पिशियस गैलेंट्री, बहादुरी के लिए, इंडोमिटेबल करेज के लिए और एक्सट्रीम डिवोशन टू ड्यूटी के लिए प्रोवाइड किए गए। ठीक है, आप सबको पता है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, परमवीर चक्र आ जाता है, महावीर चक्र आ जाता है, वीर चक्र आ जाता है। ये 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट किए गए थे, है ना।
और उसके बाद 3 और अवार्ड्स आपके बाद में लगा दिए गए थे। तो परमवीर चक्र, उसके बाद आ जाता है अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आ जाता है। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे यानी कि ट्वाइस अ ईयर इनको अनाउंस किया जाता है। फिर हम बात करेंगे शहर प्रोग्राम के बारे में। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP है ना, और ट्रांस यूनियन सिविल, इन्होंने शहर प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो WEP क्या है? ये आपका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसको इंक्यूबेट किया था नीति आयोग ने। इसका एम था कि भाई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जा सके। शहर प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलेगी कि फाइनेंशियल टूल्स को कैसे एसेस किया जा सके अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो कंटेंट और बिजनेस स्किल्स के बेसिस पे उनको मिल पाए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है WEP की फाइनेंसिंग वुमेन कोलैबोरेटिव यानी कि FWC का एक पार्ट आ जाता है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंस को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रेजेंटली सिर्फ 7% आउटस्टैंडिंग जो ओवरऑल लोन्स है MSMEs को दिए गए हैं वो वुमेन लेड बिजनेसेस को मिले हैं। इससे पता चलता है कि भाई कितना ज्यादा क्रेडिट एक्सेस को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाने की नीड है। फिर बात करेंगे ग्रायोस की, तो रेसिडेंट्स आ जाते हैं कोस्टल एर्नाकुलम। ये जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है आपकी केरल। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ इफेक्टिव मेजर्स जो है जिससे कोस्टल इरोजन की कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं उसको कम किया जा सके वो नहीं की जा रही हैं। इनकम्प्लीट इरेक्शन जो है वो सी ग्रायोन्स का किया गया है। ग्रायोन्स क्या रहते हैं? ग्रायोन्स आपके शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, इनको परपेंडिकुलरली क्या किया जाता है? बिल्ड किया जाता है शोर लाइन पे, किसी कोस्ट के आसपास या नदी के किनारे, है ना। तो ये क्या करते हैं? सेडिमेंट को आगे जाने से रोकते हैं, ट्रैप कर लेते हैं लॉन्ग शोर जो ड्रिफ्ट्स आते हैं, ताकि जो कोस्ट है ना, कोस्ट की जो सैंड की लेयर है ये आपकी बची रह सके इरोजन से। अब इसमें आपका रॉक, वुड, स्टील और सैंड फिल्ड बैग्स है ना, उनको ग्रायोन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इरोजन कम हो जाता है, जो वेव एनर्जी रहती है वो यहाँ पर आके टूट जाती है, लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन हो जाता है कोस्ट लाइन्स का, कोस्ट लाइन्स का इरोजन नहीं होता है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के, लाइक सी वॉल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें आपके पेट्रा पॉट्स यूज किए जाते हैं जैसे कि मुंबई में होता है। ऑफशोर आपकी रीफ्स बनाई जाती हैं, आर्टिफिशियल रीफ्स भी बनाई जाती हैं। ब्रेक वाटर और बीच नरिशमेंट्स वगैरह भी किए जाते हैं। फिर बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसकी कैपिटल है किनशासा। ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग जो है डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में की गई। अब DRC की बात करें तो भाई ये लार्जेस्ट कंट्री आ जाती है और ये आती है सब सहारन अफ्रीका SSA में। सेकंड लार्जेस्ट आ जाती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, सबसे बड़ी तो भाई आपकी वो आ जाती है अल्जीरिया। ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात करें तो भाई बहुत सारी कंट्रीज है इसके आसपास। मैं किस किस के नाम लूं? जैसे भाई हमारी अंगोला आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद में हाँ बुरुंडी आ जाती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, युगांडा है, तंजानिया है, मलावी है, जाम्बिया है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है। ठीक है, और ये सब की सारी कंट्रीज जो है जो इससे लगी हुई है, तकरीबन 9 नेशंस जो हैं वो इसके आसपास में लगे हुए हैं। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो भाई मैरीटाइम बाउंड्री जो है इसकी ये अटलांटिक ओशन की तरफ खुल जाती है। ठीक है, और मेजर रिवर की बात करें तो भाई यहाँ पर आ जाती है कॉन्गो रिवर जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है नील नदी के बाद में। वेजिटेशन की बात करें तो भाई यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉन्गो बेसिन की अगर हम बात करें तो कॉन्गो नदी के बेसिन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ में 70% यहाँ पर वर्ल्ड का कोबाल्ट भी पाया जाता है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल के सब सहारन अफ्रीका में। गोल्ड, कोल, आयरन और डिपॉजिट्स और लिथियम वगैरह भी यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करेंगे 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स WNBR। तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व्स को कोलंबिया वगैरह जैसी कंट्री से ऐड किया है। किसके अंडर में? MAB, है ना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर। तो WNBR के पास टोटल अब 136 कंट्रीज में 759 साइट्स आ चुकी हैं। पहली बार
तो ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व्स भी ऐड किए गए हैं। इसमें कैंपेन ब्रोएक आ जाता है। कैंपेन ब्रोएक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम और किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के बीच में आ जाता है। और उसके साथ साथ आपका दूसरा आ जाता है जूलियन एल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इटली और स्लोवेनिया के बीच में आ जाता है। बाकी की बात करें तो भाई आपका डेलियन नॉर्टे शुकानो बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया और ये सब आ जाते हैं। ये आप लिस्ट को देख लेना। ये भाई हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया में आ जाते हैं। एमएबी के बारे में ऑलरेडी मैं ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूं, तो यू कैन गो एंड वॉच देयर। फिर हम बात करेंगे इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 86 सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी CCEXEC ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है हमारी इंडिया की FSSAI, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एज अ मेंबर इलेक्टेड ऑन अ ज्योग्राफिकल बेसिस, है ना, एशिया के बेसिस पे, इन द CCEXEC सेशन हेल्ड इन रोम। इस सेशन को रोम में कंडक्ट किया गया। हाईलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने प्रपोज किया है कोडेक्स गाइडेंस को, ठीक है, जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स पे बेस्ड होंगी इन फूड पैकेजिंग। इसके साथ साथ इंडिया ने गाइडलाइंस आपकी जो FSSAI ने डेवलप की है, जैसे कि पॉलीथीन को रिसाइकिल करने को लेके हैं, टेरा पिथलेट जो PET कंटेनर्स होते हैं, आपकी जो बोटल्स वगैरह रहती हैं, इनको रिसाइकिल करने को लेके। प्लस इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट की भी बात की है जो कि स्पाइसेस में लगाए जाए, कार्डमम, टर्मरिक और वेनिला वगैरह में। इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके कुछ स्टैंडर्ड्स है वेजिटेबल ऑयल्स के लिए, उनको सपोर्ट किया है। शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एस्किथेरिया कॉइली एसेक्ट्रा वगैरह रहती है, इनकी कंट्रोल के लिए भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है उनको सपोर्ट किया है। CAC की बात करें तो भाई आपकी इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी है जिसको ज्वाइंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO प्लस WHO के द्वारा 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था। इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा आ जाता है कि फूड ट्रेड के मामले में कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना। ये फूड स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है जिसको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहा जाता है। ठीक है, प्लस CA आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक ऐसा कलेक्शन है, गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो कि कंज्यूमर्स की हेल्थ को बचाती हैं, फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करती हैं फूड के ट्रेड के मामले में। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं ये वॉलेंटरी रहते हैं, किसी को आप जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। WTO एग्रीमेंट जो आपके सैनिटरी और साइटो सैनिटरी मेजर्स पे हुए थे, जिनको SPS एग्रीमेंट्स कहा जाता है, ये इंकरेज करते हैं मेंबर्स को ताकि वो नेशनल रेगुलेशंस ऐसे CA कोडेक्स एलिमेंटेरियस के साथ में कर सके। यानी कि उनके नेशनल लेवल पे जो आपके स्टैंडर्ड्स है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बराबर के होने चाहिए। एट प्रेजेंट 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं, 188 मेंबर कंट्रीज हैं, एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूरोपियन यूनियन आ जाती है। इनका हेडक्वार्टर है इन रोम। फिर बात करेंगे FSSAI प्रपोज्ड न्यू लेबलिंग पैटर्न। तो भाई FSSAI ने क्या किया है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो है जिसमें टोटल शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट जो है उसको बोला है कि भाई इसको आपका बोल्ड में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और रिलेटिवली थोड़ा सा बड़े फॉन्ट साइज में लिखा जाना चाहिए ऑन द लेबल्स ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 स्पेसिफाई करती है कि भाई सर्विंग साइज के हिसाब से आपको चीजें बतानी चाहिए। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो है फूड प्रोडक्ट लेवल पे बताई जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स जो है वो एम्पावर हो जाएंगे ज्यादा बेटर चॉइसेस लेने के लिए, हेल्थियर चॉइसेस लेने के लिए, है ना। प्लस जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है उनसे कॉम्बैट करने के लिए भी उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल रहेगी। फिर बात करते हैं, चाइना हैज मेड वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर टोकामेक डिवाइस HH70। प्रीवियसली EU और जापान जो है ना, इन्होंने JT60SA वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस टोकामक फ्यूजन रिएक्टर को जापान में इनॉग्रेट किया था और अपना सपोर्ट जो है एडवांस फ्यूजन रिसर्च फॉर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER के लिए प्लेज भी किया। टोकामेक क्या होता है? टोकामेक आपकी एक ऐसी मशीन होती है जो कि क्या बोलते हैं, मतलब कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूज की जाती है, जिसका शेप आपका रहता है टोरॉइडल का। ठीक है, ये एक डफनट की जैसा रहता है, डोनट की जैसा रहता है, ऐसा रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो हम सबको ही पता है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक सिंगल हैवियर वन बना लेते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में दूसरी तरफ लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई जो रहता है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियाई में एनर्जी को रिलीज करता है। ज्यादातर फ्यूजन रिएक्टर्स जो है वो मिक्सचर यूज करते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, जो कि हाइड्रोजन एटम आइसोटोप्स है जिनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं।
ठीक है। फिर बात करेंगे भाई, यूएन वॉर्न्स ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस ऑन लेबनान इजराइल ब्लू लाइन फ्रंटियर। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लू लाइन फ्रंटियर क्या है ना। इजराइल और लेबनान जो है, इनका कोई भी ऑफिशियल बॉर्डर जो है वो नहीं है जो इनको सेपरेट करता हो, एक्सेप्ट द ब्लू लाइन। ब्लू लाइन को यूनाइटेड नेशंस ने सन 2000 में स्टेब्लिश किया था। ये आपकी ब्लू बैरल्स की बनी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी मेडिटेरेनियन से लेके गोलन हाइट्स तक, मेडिटेरियन से लेके क्या करती है, गोलन हाइट्स तक चलती है। इसका पर्पस ये था कि इजरायली फोर्सेस ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द साउथ ऑफ द लेबनान, लेबनान के साउथ से यहाँ से उन्होंने आपका विड्रॉ कर लिया था। तो ब्लू लाइन आपका एक लर्निंग इकोसिस्टम के तौर पे भी काम करता है, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज ने आपका डेवलप किया था। फिर बात करेंगे जोरावर टैंक की, तो DRDO उन्होंने प्रोटोटाइप कंट्री के, भाई हमारे देश के पहले इंडिजीनियस लोकल है ना लाइट जोरावर टैंक का जो है वो अनवील किया है। तो इसको जॉइंटली DRDO के साथ में L&T जो है हमारी प्राइवेट सेक्टर फर्म है, इनके द्वारा डेवलप किया गया। इसका नाम जो है जनरल जोरावर सिंह के नाम पे रखा गया, जिन्होंने मल्टीपल सक्सेसफुल विक्ट्रीज तिब्बत में हासिल की है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स की बात कर रहे हैं हम। की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिकल सर्वेलेंस, ड्रोन्स वगैरह आ जाता है। इसको रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी के लिए, माउंटेनियस रीजन्स के लिए डिप्लॉय मतलब डिजाइन किया गया है। फायर पावर जैसे रेगुलर टैंक्स में रहती है वैसे इसको भी अवेलेबल रहेगी। इनहेंस्ड मोबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस भी इसके अंदर रहेगी। तो टैंक्स एम्फीबियस है ये वाले, ठीक है, जिससे वर्सेटाइल हो जाते हैं। इवन इनको रिवराइन और जो रीजन्स है, रिवर वाले रीजन्स है, वहां पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। फिर बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट NCCS। ठीक है, ये आपकी एक 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जिसको 1998 में क्रिएट किया गया था, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी और सिक्योरिटी इश्यूज जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स के उनको देखती है। ठीक है, तो भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करते हैं, ओवरसी करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंडर ही ऑपरेट करती है। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आ जाता है, सेक्रेटेरिएट आ जाती है, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी वाली। ठीक है, NCS का एजेंडा रहता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, मिलिट्री अफेयर्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डिफेंस के मुद्दों पर क्या किया जा सके, बातचीत किए जा सके। फिर बात करेंगे वेकिटा फॉक्सिना साइनस की। तो एक रिसेंट सर्वे हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि इंडेंजर्ड मरीन मैमल, ये मैमल आ जाता है आपका, जिसका नाम है वेकिटा, इसकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन पाया गया। ठीक है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट और मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज आ जाती है, जो कि सेटसियन ऑर्डर को बिलोंग करती है। यानी कि ये एक टूथेड वेल होती है, डॉल्फिन्स की तरह, स्पर्म वेल्स की तरह। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर होता है, मतलब इसके पास होता है बेलीन। ठीक है, बेलीन क्या होता है, बेलीन एक फिल्टर फीडिंग सिस्टम होता है जो उनके मुंह के अंदर लगा रहता है, जैसे कि ब्लू व्हेल के पास में होता है। अब ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, जहाँ पर ये शैलो वाटर्स में रहती है, जो कोलोराडो एस्चुरी के आसपास वाले एरिया है वहां पर। IUCN ने इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला हुआ है। लो रिप्रोडक्टिव रेट रहती है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस की वजह से काफी ज्यादा वनरेबल है। फिर बात करेंगे डेनिस ओवन की। तो साइंटिस्ट ने बोन रिमेन्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कि पाए गए हैं तिब्बतन वेशिया केव में, कास्ट अंडरग्राउंड केव सिस्टम है पानी वाला, वहां पर पाए गए हैं, जो कि आपके डेनोसोवियन इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं। यानी कि ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज आ जाती है, जो कि ह्यूमंस को ही बिलोंग करती है। इसको होमिनिड कहा जाता है, मॉडर्न ह्यूमंस की क्लोज रिलेटिव समझ लीजिए आप। ठीक है, इनका जो हैबिटेट है वो साइबेरिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक रहा था लास्ट आइस एज में। ठीक है, DNA एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि डेनिस ओवन्स जो है वो निएंडरथैल्स और मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस के साथ क्लोजली रिलेटेड थे, और दोनों के साथ इंटरब्रीडिंग भी हो सकती है। कॉमन एंसेस्टर्स भी इनके थे, इनको हम बोलते हैं होमो हाइडलबर्जिनेसिस। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये अफ्रीका में रहे थे, और मॉडर्न ह्यूमंस और निएंडरथैल्स दोनों के साथ में ये एग्जिस्ट करते थे। फिर बात करेंगे प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भाई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने प्रोजेक्ट परी को 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के लिए क्या किया है, इनिशिएट किया है। ठीक है,
फर्स्ट इंटरवेंशन आ जाता है प्रोजेक्ट के अंडर में, वो दिल्ली में आ रहा है। प्रोजेक्ट परी की बात करें तो इसको सपोर्ट पूरा या फिर एग्जीक्यूट किया जा रहा है ललित कला अकेडमी के द्वारा। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का भी इनको सपोर्ट है। इनका सीधा सा एम है डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए आर्ट का थ्रू पब्लिक इंस्टॉलेशन एंड अर्बन लैंडस्केप, जिससे क्या बोलते हैं, यानी कि लोग ज्यादातर गैलरीज वगैरह को विजिट नहीं करते हैं ना, तो भाई क्यों ना गैलरीज को ही रोड पे लाके खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो 150 जो विजुअल आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर द कंट्री, वो आपके आर्ट वर्क दिल्ली में बनाएंगे, पेंटिंग्स, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स वगैरह। इसमें आपका बहुत अलग अलग चीजें आ जाती हैं, लाइक आपका थंगका आ जाता है जो कि सिक्किम और लद्दाख को बिलोंग करता है, ये पेंटिंग होती है। ठीक है, चेरियाल पेंटिंग्स आ जाती है तेलंगाना की, बनी ठनी पेंटिंग्स आ जाती हैं राजस्थान की, अल्पना आर्ट आ जाती है त्रिपुरा की। फिर बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ PMNCH। तो इंडिया ने 33rd PMNCH बोर्ड मीटिंग जो है, जो जिनीवा यानी कि स्विट्जरलैंड में कंडक्ट की गई, वहां पार्टिसिपेट किया। इसको भाई 2005 में स्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अलायंस आ जाता है वुमेन, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट की हेल्थ और वेलबींग के लिए। इनको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंड करती हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज वगैरह वगैरह। ठीक है, इनका काम क्या है कि भाई एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें हर वुमेन, चाइल्ड और एडोलेसेंट जो है उनको अपनी राइट टू हेल्थ और वेलबींग का पता हो, और लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो PMNCH को गवर्न किया जाता है एक बोर्ड के द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सेक्रेटेरिएट के द्वारा, और इनको होस्ट किया जाता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको होस्ट किया जाता है। ठीक है, तो भाई आप सबको पता है कि 18 नवंबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द NDA बैच। ये 5 महीने का ऑनलाइन बैच है, 18 नवंबर से स्टार्ट होगा। वी विल बी प्रोवाइडिंग द कंप्लीट GAT एंड मैथ्स कोर्स, SS2 रिकॉर्डेड सेशन एज वेल एज लाइव क्लासेस आपकी जो इंटरेक्टिव है वो भी रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल SSB ज्ञान वगैरह है जो भी, वो भी आपको मिलेगा। एंड टीचर्स जो है वो आपके क्रेडेंशियल्स वाले हैं, उन्होंने खुद NDA और CDS को मल्टीपल टाइम्स निकाला हुआ। फी इज 5000 फॉर दिस कोर्स, एंड you can contact on this number 8839961158 प्लस CAPF AC का जो भाई हमारा 2025 का जो हमारा 7 महीने का बैच जो है वो स्टार्ट होगा जनवरी और। ठीक है, तो इसके लिए भी इनरोलमेंट अब स्टार्ट हो ही चुके हैं, आप लोग जाके इसमें इनरोलमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए अपनी डिटेल शेयर कीजिए, एंड देन यू कैन फर्दर इनरोल फॉर दिस कोर्स। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।